जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और अगर भैया कुछ अच्छा नहीं है तो एक दिन आप उसे अपनी मेहनत के दम पर अच्छा करेंगे, ये मेरा विश्वास है आपको लेकर के। और दोस्त हम लोग पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पर। तो एकदम तन के बैठ जाएंगे और अटेंशन के साथ में कि भैया हम एकदम से फोकस के साथ में तैयार हैं क्लास के लिए। इधर उधर हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होगा, हमारा पूरा फोकस कक्षा पर होगा और बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। रेडी? तो साथ ही प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के आप 10 क्वेश्चंस का आंसर मुझे बताएंगे और एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ओणम त्योहार जो कि 10 दिन चलता है, कहाँ पर चलता है भैया? केरला में चलता है। और उसके 10वें दिन को क्या कहते हैं? 10वें दिन को भैया थिरु ओणम कहा जाता है। क्या कहते हैं? थिरु ओणम कहा जाता है। क्या कहते हैं? थिरु ओणम भैया उसको हम कहते हैं, थिरु ओणम कहते हैं, ठीक है। अलकप कहाँ का है साथ ही बताएंगे? वेस्ट बंगाल का है। और कसाबू साड़ी का संबंध कहाँ से है भैया? केरला से है। कहाँ से है? केरला से है आपका। और नीतीश कुमार पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता का संबंध किस खेल से है? नीतीश कुमार जो पैरालंपिक साथी जीते उनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। नीतीश कुमार जी का संबंध किससे? बैडमिंटन से उनका संबंध है। वाइड एंगल किसकी बुक है साथी? अनिल कुंबले की बुक है। किसकी है? अनिल कुंबले की बुक है वाइड एंगल, ठीक है। वर्तमान में भारतीय मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए कौन है भारत के वर्तमान में? बोले अनंत, बोलो जी, अनंत नागेश्वरम है। वी अनंत नागेश्वरम, वी अनंत नागेश्वरम है। कौन है? वी अनंत नागेश्वरम है। आगे चलें दोस्त, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एक साथी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करेगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये आपका आंसर आना चाहिए आर्टिकल 129 में भैया। सियाचिन ग्लेशियर की कुल लंबाई 75 किलोमीटर है भैया। कितनी है? 75 किलोमीटर है। और नरकेसरी चोल वंश के किस शासक की उपाधि थी? तो क्या बोलेंगे? जो इसके संस्थापक थे विजयालय। कौन थे? विजयालय का भैया टाइटल था। और ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे दिया गया? अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। किसको? अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। अभिनव बिंद्रा जी गोल्ड किस आपका ओलंपिक में जीते थे? फिर से आपसे पूछूं, किस ओलंपिक में उनका गोल्ड आया था? जरा बताएं फटाफट से। और एक बार स्कोर बताएंगे, एक बार स्कोर बताएंगे सारे दोस्त, बोलो भैया फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड। 2008 2008 2008। अब स्कोर दिखने चाहिए भाई हमारे प्यारे साथियों के स्कोर। अब आप हमें दिखा दें। अर्पित मिश्रा जी 8 पर, राज अमरूले 10, आस्था वर्मा जी 8, सचिन राजपूत झांसी 2008। ये तो आंसर कर रहे हैं स्कोर। उमेश 10 पर है आपका। मोहित भाई 6 स्कोर है आपका। कम स्कोर है दोस्त, 6 की उम्मीद तो नहीं करता आपसे। मैंने कहा ना इस स्कोर की उम्मीद नहीं करते। ऐसे बताओगे क्या? बोलेंगे पंकज यादव 8 पर हैं साथी आपका। शोभा कुमारी 6 पर हैं। सोनी कुमारी 9 पर हैं। तो शुरू करें आज की क्लास को, थम्स अप कर दें, अटेंशन के साथ तैयार हो जाएं कि भैया हमारी फ्लाइट अब उड़ने को है, अब हम तैयार हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सब लोगों के सामने, बड़े ध्यान से पढ़ना दोस्त, अच्छे से प्यारे से नोट्स बनाया करो अपने। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से संबंधित है? जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? राजस्थान से हुई है। बोलेंगे अभी फटाफट से। तो क्या बोलेंगे भैया? किसे आपका? राजस्थान से। कथकली, कथकली तो भैया कहाँ का है? केरला का है आपका। लॉजिक लगाना तभी इस प्रश्न को कर पाओगे। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। और आपका भरतनाट्यम कहाँ का है भैया? ये तमिलनाडु का है। यानी ये तीनों तो साउथ के हो गए। सिर्फ अकेला कथक ही तो बचा जो नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत में क्या आता है आपका? राजस्थान। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब नॉर्थ इंडिया के हैं। तो ऑप्शन सी आप सब लोगों ने, ये होता अपनी इंट्यूशन से आंसर चुनना कि आप परफेक्ट आंसर भी ना जानते हो तब भी चुन ले, ठीक है। मुझे बताओ दोस्त, राजस्थान का जो स्टेट डांस है वो कौन सा है? राजस्थान का जो ऑफिशियल स्टेट डांस है, राजकीय राजकीय नृत्य, क्या बोलोगे?
जो इनका ऑफिशियल डांस है वो कौन सा है? तो ऑफिशियल डांस आपका भील जनजाति भैया उसको करती है, भील ट्राइब द्वारा होता है घूमर। क्या बोलोगे? घूमर होता है। क्या बोलोगे? घूमर होता है, जो कि आपका किसके द्वारा? भील ट्राइब द्वारा, यानी कि जो भील जनजाति है, भील जनजाति है वो इसको परफॉर्म करती है। कौन? भील जनजाति के द्वारा उसको किया जाता है। ठीक है, भील जनजाति द्वारा। कथक के कितने घराने मैंने बताए थे? मुख्य घराने कितने हैं? क्या बोलेंगे? कथक के मुख्य घराने कितने हैं? फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। आपका सुलोचना चौहान किससे संबंधित है? कल सीजीएल की शिफ्ट में पूछा गया था। क्या दे रखा था सुलोचना चौहान? किसी नृत्य से पूछ रखी थी साथी आपका, या किसी वाद्ययंत्र से? क्योंकि सुलोचना चौहान जिन्हें मैं जानता हूँ वो लावणी से संबंधित हैं, महाराष्ट्र के। किससे? महाराष्ट्र के लावणी से। अगर मैं आपसे पूछूं कथक के घराने, कथक के घराने साथी मुझे बताना, कथक के घराने आप कौन कौन से जानते हैं? तो आप कहेंगे भैया कथक के 3 प्रसिद्ध घराने हैं सबसे ज़्यादा। उनके संस्थापक बताना। जैसे जयपुर घराना, याद रख लेना, ये कथक का सबसे पुराना हाउस है, जयपुर घराना। बोलो भाई, क्या बोलोगे? ये कथक का आदिम घराना बोलते हैं, कथक का सबसे पुराना। बोले सबसे पुराना कौन सा बोलेंगे भैया? जयपुर हम कहेंगे, जयपुर। इसके संस्थापक कौन है? जयपुर घराने के फाउंडर कौन है? किसने इस परंपरा को शुरू किया था? तो क्या बोलेंगे? भानु जी। भानु जी का संबंध एक तो जयपुर घराने से है। तो कहाँ से शुरू हुआ? जयपुर किस राज्य में पड़ता? भैया राजस्थान में, इसलिए राजस्थान से कथक का संबंध है दोस्त। ठीक है, भानु जी ये एक तांडव नर्तक हैं। तांडव डांस कौन करते थे बताना? कौन से भगवान जी करते थे तांडव? तो पूछे भानु जी क्या है? तांडव नर्तक हैं। दूसरा आपसे पूछ ले, बनारस घराने के फाउंडर कौन है? बनारस अर्थात वाराणसी का। तो बनारस घराना, या क्या बोलेंगे इसको हम, इसके जो फाउंडर हैं भैया, फाउंडर। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है आपका, सॉरी, इनके जो फाउंडर है उनका नाम है जानकी प्रसाद। और यहाँ पर कई बार एक नाम आपको देखने को मिलेगा, राम सहाय, क्योंकि ये राम सहाय के ही छोटे भाई थे और राम सहाय ने इनकी काफ़ी मदद की थी। राम सहाय के भाई हैं। और राम सहाय आर्ट एंड कल्चर में एक प्रसिद्ध नाम है, एक तबला वादक हैं। क्या? कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए थे वो? तबला से। राम सहाय किससे? तबला से जुड़े हुए थे। तीसरा मैं आपसे पूछूं, लखनऊ घराने के फाउंडर कौन है? लखनऊ घराना, तो आप कहेंगे लखनऊ घराने के जो फाउंडर हैं भैया, उनका नाम है आपका ईश्वरी प्रसाद। क्या नाम है? ईश्वरी प्रसाद उनका नाम है, ईश्वरी प्रसाद उनका नाम है। ये आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कथक साथी है आपका नृत्य है, उसको किन राजाओं ने संरक्षण दिया था? किसका पार्टनेज उनको मिला था? तो क्या बोलेंगे भैया? कथक जो है इसको मुगलों ने समर्थन दिया था। क्या बोलोगे? मुगलों ने इसको संरक्षण की दिया या संरक्षित किया था। मुगलों का संरक्षण, ठीक है। पार्टनेज ऑफ, किसने संरक्षित किया था इसको? पार्टनेज बाय मुगल्स, मुगलों ने। और अगर मैं बात करूं कथक से ही साथी, कथक के प्रतिपादक किसको कहा जाता है? कथक का प्रतिपादक, प्रतिपादक का मतलब होता है हु इज द फादर ऑफ कथक, हु इज द फादर ऑफ कथक। तो कथक का साथी जो फादर है वो बिरजू महाराज को कहा जाता है। क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो बिरजू महाराज भैया लखनऊ घराने से जुड़े हुए हैं। किससे हैं? लखनऊ घराने से जुड़े हुए हैं। कौन? आपका बिरजू महाराज। किससे जुड़े हुए हैं? लखनऊ घराने से जुड़े हुए हैं। बहुत गजब। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है? लोक नृत्य है फुगड़ी। कहाँ का बताया था जरा बताओ? सबसे पहले एलिमिनेट करते रहा करो। फुगड़ी भैया आपने बताया था गोवा का, और कभी कभी फुगड़ी को ऐसे भी लिख लेता कोंकण एरिया में ये होता है। कोंकण कौन सा? कोंकण आपका गोवा का क्षेत्र है। डांडिया कहाँ का बताया था भैया? डांडिया आपने बताया था डंडी मार देता गए गुजरे को कोई भी, ये गुजरात का है, गुजरात का है। बीहू तो सब जानते असम का है। मुझे बताओ बीहू कितने प्रकार का होता है? गजब उत्तर आए तो समझे भैया स्टूडेंट्स में जान है। सिंह और मयूर डांस, इसको बोलते हैं लॉयन एंड पीकॉक डांस। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। मीघू कितने प्रकार के होते हैं? बीहू भैया 3 प्रकार का। सबने 3 ठीक लिखा। एक हमारा भाई उल्टा चलता है हमेशा, एक ना एक तो मिलता ही है हमें। बुद्धू 2 कहाँ से हो गए?
क्या बोलेंगे भैया? अरुणाचल प्रदेश के बताना। अरुण आंचल दोनों रहते थे पास पास, क्या बोलोगे? पासी डांस कहाँ का है? अरुण और आंचल दोनों पति पत्नी हैं पूरी स्टैटिक जीके में, तो क्या बोलेंगे भैया? ये दोनों रहते थे पास पास, तो क्या बोलेंगे इनको? पासी डांस। पासी डांस कहाँ का है? वो अरुणाचल प्रदेश का है। क्या बोलेंगे? पासी। लेकिन एक दिन कहाँ चला गया? ये टापू पर चला गया। कौन? अरुण चला गया टापू पर। कहाँ पर चला गया? टापू पर चला गया। ठीक है, तो ये आंचल बोली चलो, क्या बोलेंगे? चलो वॉच करने चलते हैं उसको, वॉचो। चालो और साथी आपका वॉचो, क्या बोलोगे? वॉचो। ये कहाँ के डांस हैं? तो वॉचो करने उसको जाएगी, वॉच माने देखना, तो उसको देखने गई, वो पास रहता था उसके, टापू पे वो चला गया, तो ये गई चलो उसको वॉच करने चलते हैं। अब उसको मिला नहीं तो इसने आवाज मारा, अजी सुनते हो? अजी लामो। क्या बोलोगे? अजी लामो। अजी कहती है ना पत्नी पति को, या कुछ और कहती हैं आपके यहाँ? क्या बोलेंगे आपका? क्या बोलेंगे? अजी, अजी लामो। लेकिन उन्होंने सुनी ही नहीं, वो पाए ही नहीं, वो तो खो गए। क्या बोलेंगे? अब पानुंग से जितने भी होते हैं, जैसे पोनुंग होता है, पोनुंग, तो ऐसे याद रख लेना, पाए नहीं। पोनुंग से याद रख लेना, पोनुंग है, पोंग डांस है, पोंग डांस है आपका, पानुंग है, पोंग डांस है। पोपो से 3 डांस याद रख लेना, पोपिर है। अब वो पाए नहीं भैया, अब पाए नहीं तो फिर भगवान जी के पास चली गई, बोली भगवान जी मुझको तो बर दो। क्या बोलो? क्या बोली? मुझको तो बर दो, मेरा पति वापस लौट के आ जाए, कैसे ही, बर दो छम। क्या बोलेंगे? बारडो छम कहाँ का है? क्या बोलोगे? बारडो छम कहाँ का है साथी आपका? तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। पोनुंग पोंग पोपीर अजी लामो, अजी लामो, वाचो, चालो, टापू, पासी, बारदोछम। उत्सव याद है? मैंने यहाँ के उत्सव याद कराए थे आपको। उत्सव लिखना, एक एक फेस्टिवल लिखो अरुणाचल प्रदेश का। क्या आप जानते हैं? जी भैया जानते हैं, बोलेंगे भी फटाफट से। एक बच्चे ने ऊपर लिखा, नाम दिखाओ इसका। बहुत बढ़िया। नहीं, इससे ऊपर लिखा था एक बच्चे ने, बिहू के प्रकार लिख रखे थे। आकांक्षा कुमारी जी, असम के 3 बिहू हैं जी, रोंगाली बिहू, कटी बिहू और बोघाली बिहू। बहुत शाबाश गुड़िया, बहुत शाबाश। मेरी असली बहन होने का फर्ज निभाती हुई तुम खुद को साबित करती हुई। आगे आएंगे, हरेली का त्योहार ऐसा नहीं है, बाकी भी असली खुद को प्रूव करना। आगे आएंगे, नेक्स्ट है, क्या दिखाएंगे? ऊपर कुछ बच्चे ने पूछा है एक ने, भारत में पहला महिला स्कूल 1848 में सावित्रीबाई फुले द्वारा पुणे में स्थापित किया गया था, लेकिन आपने 1852 लिखवाया है। मेरे दोस्त, सावित्रीबाई फुले जी ने जो स्कूल स्थापित किए वो 3 श्रृंखलाओं में, मैंने वहां पर बोला, याद रखना, 1848, 1851, 1852। 1848 में जो स्कूल आपका स्थापित हुआ वो धुंधो केशव कर्वे जी के प्रयासों से हुआ। ठीक है, जो तीसरा स्कूल हुआ था 1852 में, उसके लिए अहम योगदान दिया था सावित्रीबाई फुले जी ने। ठीक है, तो मैंने वो फिल्टर करके आपको दिया है कि क्या डेटा में गड़बड़ चलती रहती है। हरेली का त्योहार बताइए जरा। ईज में आए, ईज में आए छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में भैया। हरेला कहाँ का है? बताता आया हूं आपको हमेशा, हरेला इसमें आता है आ, हरेली में क्या आता है? ई, छत्तीसगढ़ में ई, हरेला में आता है आ, तो यहां पर आता है भैया उत्तराखंड। क्या आता है? उत्तराखंड। आ आता है, आ। ठीक है, आ और आ, तो याद रखेंगे उत्तराखंड। मुझसे पहले बताया आप लोगों ने। अच्छा, मैं अगर बात करूं छत्तीसगढ़ के, भैया मुझे कुछ बता दो त्योहार। छत्तीसगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से त्योहार बनते हैं, तो याद रख लेना, मंडई। मंडई कहाँ का है? मंडई साथी आपका, क्या बोलोगे? मंडई कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है। अगर मैं आपसे बात करूं पोला कहाँ का है भैया? पोला महाराष्ट्र में भी होता है, पोला याद रख लेना। क्या बोलोगे? ये छत्तीसगढ़ का है। छेर छेरा, क्या बोलोगे? छेर छेरा, छेर छेरा, छेर छेर छेरा कहाँ का है भैया? ये छत्तीसगढ़ का है। देखना, अब याद रखो, छेर और छेरा, इसको याद रख लो। छोरी छोरा आ गए, 36 छोरी छोरा आ गए ओला में बैठ के। ओला मतलब पोला, तो भैया भीड़ सी लग जाएगी? नहीं, मंडी सी लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? अब भैया इतने छोरी छोरा क्यों आए हैं? अपने घर वालों को राजी करने आए हैं। राजिम कुंभ होता है, राजिम कुंभ। क्या? राजिम कुंभ कहाँ का फेस्टिवल है? तो राजिम कुंभ भैया आपका छत्तीसगढ़ का है। 36 छोर छोरा क्यों आए हैं? राजी करने के लिए आए हैं, राजी करने के लिए। राजिम कुंभ को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयागराज। क्या?
छत्तीसगढ़ का प्रयागराज। प्रयागराज किस आपका साथी स्टेट में है? आप जानते हैं ना, प्रयागराज पे संगम होता है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी संगम होता है महानदी के साथ में, ठीक है। तो राजिम कुंभ हो गया आपका, राजी करवाने आए हैं, तो उनके घर वालों ने क्या बोला? भोरम देव, तुम किसी भ्रम में हो देव, भोरम देव, हम तुम्हारी बात ऐसे ही मान जाएंगे, छोरी छोरा ऐसे तुम्हारी बात मान जाएंगे हम, भ्रम में, भ्रम देव, क्या बोलोगे? भ्रम में हो तुम क्या देव, ठीक है। क्या बोलोगे? भोजन ली, भोजन लो और निकल लो, भोज ली, ठीक है, भोजन लो और भैया क्या हो जाओ? गो हो जाओ, गोंचा, क्या बोलोगे? गोंचा। भोजली, ले है भोजती मत लिख लेना इसको, भोजली और गोंचा, भोजन लो और गो हो जाओ। कहाँ? जो 36 कौन आए थे? क्या बोलोगे? 36 ओला में बैठ के आए, छोरी छोरा, मंडी सी लग गई, एकदम भीड़ लग जाती है जैसे सब्जी मंडी होती है, तो वो सब क्यों आए थे? राजी करने आए थे। उनके घर वालों ने बोला भ्रम में हो क्या भैया, भोजन लो और गो हो जाओ, गो हो जाओ, ठीक है। यहीं पर साथी एक मेघनाथ पर्व भी होता है छत्तीसगढ़ में। क्या होता है? मेघनाथ पर्व भी होता है, मेघनाथ पर्व, ठीक है। कर्नाटक के बताएंगे दोस्त, ऑप्शन ए को देखो बड़े फोकस के साथ में, सोचो जरा। कर्नाटक का क्या मैंने आपको कुछ बताया है? कर्नाटक का भैया हुतरी होता है, हुतरी को याद रख लो, हुतरी नाटक कर रही है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं आपसे, समझना, हुतरी नाटक कर रही है, हुतरी, तो इसको अब तुम याद ही हो जाएगा, तुम भूल ही नहीं सकते तुम। हुतरी क्या बोलेंगे आपका? हुतरी भैया क्या बोलेंगे? कर्नाटक का है। मूंगफली उत्सव कहाँ का होता है? मूंगफली उत्सव कहाँ का होता है? मूंगफली उत्सव। कंबाला दौड़, जिसमें भैंसा दौड़ता है, कंबाला दौड़, कंबाला दौड़ में क्या दौड़ता है आपका? भैंसा दौड़ता है, कंबाला रेस होती है। क्या बोलेंगे इसमें? बफेलो का भैया या बफेलो का पति, कुछ भी कह लो, भैंसा दौड़ता है, ठीक है, क्योंकि जानवरों में उस तरह के रिश्ते नहीं होते हैं। गोवा के मैं आपको बता चुका था दोस्त, याद रख लेना। एक लड़की गोवा घूमने गई, गोवा, अब गोवा में समुद्र के किनारे ही तो घूमते लोग, जी भैया, तो उसके हो गया सनबर्न, लड़कियों की स्किन जल जाती है ना, लड़के तुम्हें पता है टी शर्ट लड़कों की यहाँ तक रहती है, यहाँ की स्किन का रंग अलग रहता है लड़कों की का, यहाँ की स्किन का रंग अलग रहता है, लड़के तुम्हें पता है डरते ही नहीं, ऐसे सूरज देवता से, लड़कियां बहुत डरती हैं, छतरी वतरी लेके चलेंगी। तो एक लड़की गोवा गई, वहां भैया आपका समुद्र किनारे थी, उसका सनबर्न हो गया, सनबर्न, ठीक है। और चिक्कल, चिक्कल मतलब स्किन, जो छिकला है, जो खाल है, वो पड़ गई आपका काली, तो चिक्कल कैसा हो गया? चिक्कल हो गया उसका कालो, चिक्कल हो गया उसका कैसा? कालो हो गया, ठीक है। क्या बोलेंगे? सनबर्न और चिक्कल कालो कहाँ के हैं? ये भैया गोवा के हैं। कहाँ के हैं? गोवा के हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताए थे सिग्मो विग्मो सब तमिलनाडु के भी बताए हैं। वी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? वी बलसारा बताएंगे जी, वी बलसारा, मैंडोलिन से, पियानो से, जलतरंग से या सारंगी से? क्या बोलेंगे भैया? पियानो से थे। किससे थे? पियानो से थे आपका कौन? वी बलसारा। मैंडोलिन की अगर हम बात करें, आपका मैंडोलिन से एक ही नाम आता है, यू श्रीनिवासन, बस इस नाम को मत भूलना, यू श्रीनिवासन का नाम आता है, यू श्रीनिवासन का, ठीक है। और पियानो से एक नाम और हम पढ़ सकते हैं आपका, सत्यजीत प्रभु। क्या बोलोगे? सत्यजीत प्रभु का रिलेशन किससे है भैया? आपका पियानो से। ऐसे ही पूछता दोस्त आपसे एक, उसका क्या नाम है उसका, हाँ, सैक्सोफोन से संबंधित कौन है? सैक्सोफोन से भी एक नाम पूछा जाता है आपसे। क्या बोलेंगे भैया? सैक्सोफोन से किसका संबंध है? सैक्सोफोन से, तो सैक्सोफोन से क्या बोलेंगे आपका? किसका है? मनोहारी सिंह का है, मनोहारी सिंह का नाम है, मनोहारी सिंह का नाम है। ऐसे ही सिमझनी से किसका संबंध है? सिमझनी, सिमझनी से किसका संबंध है? सिमझनी, सिमझनी ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सिमझनी से भैया जुबीन मेहता, कई बार ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुए, जुबीन मेहता का संबंध है। किसका है? जुबीन मेहता का संबंध है, ठीक है। आप मुझे बताओ, जल तरंग, सारंगी, सारंगी से कुछ नाम बताओ। सारंगी से याद है कौन कौन बताए थे मैंने? सारी की सारी बूंदू, बूंदू खा, सारंगी से बूंदू खां बताए थे, सुल्तान खान बताए थे, क्या बोलोगे? इलियास खान याद हैं, और यहीं से हमको याद रख लेनी है अरुणा नारायण, राम नारायण की बेटी, ये भारत की इकलौती महिला है, इकलौती महिला है जो सारंगी वादन करती हैं, इकलौती महिला सारंगी वादक हैं। जैसे इकलौती महिला शहनाई वादक, पुराने छात्र कुछ बताएं,
इकलौती महिला, जैसे बिस्मिल्लाह खान जी का संबंध शहनाई से, तो इकलौती महिला कौन थी जो शहनाई वादक थी? शहनाई वादक थी इकलौती महिला। तो आप कहेंगे इकलौती मैया भैया वो बागेश्वरी कमर हैं। कौन है? बागेश्वरी कमर। सबसे पहले वीर गुर्जर भाई ने उत्तर दिया, बहुत कमाल। क्या बोलेंगे? बास्केटबॉल के एक फीबा स्वीकृत खेल में आमतौर पर क्या होते हैं? क्या बोलेंगे? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। उस खेल में क्या होता है? 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। खिलाड़ी कितने होते हैं बास्केटबॉल में, जरा बताएं। प्रत्येक 30 मिनट के 2 हाफ होते हैं, 10 मिनट के 4 क्वार्टर होंगे। क्या होंगे? या तो 10 मिनट के 4 क्वार्टर होंगे, या फिर साथ ही कई बार इंटरनेशनल गेम्स में 12 क्वार्टर नहीं, 12 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। कितने का? 10 या 12 मिनट का होता है। तो जैसे भी एग्जाम में आपको मिलेगा वैसे लिखेंगे, ठीक है? दोनों मिले तो 10 आपका मिनट को चुनना। मुझे बताओ बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने बताए थे मैंने आपको? बास्केटबॉल में भैया नंबर ऑफ प्लेयर्स होता है कितना? 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है? मुझे आपसे बताओ बास्केटबॉल में पोजीशन कितनी होती हैं? बास्केटबॉल में पोजीशन कितनी होती हैं? तो 5 खिलाड़ियों की भैया 5 ही पोजीशन होती हैं, 5 पोजीशन होती हैं। तो पूछा जाता है पॉइंट गार्ड, कैसे क्वेश्चन बनेगा? पॉइंट गार्ड का संबंध किस खेल से है? स्मॉल फॉरवर्ड का संबंध किस खेल से है? स्मॉल फॉरवर्ड का संबंध किस खेल से है? पावर फॉरवर्ड का संबंध किस खेल से है? पॉइंट गार्ड हो गया। शूटिंग गार्ड भी होता है, शूटिंग गार्ड का संबंध किस खेल से है? शूटिंग गार्ड, पॉइंट गार्ड, स्मॉल, पावर। एक होता है हाँ सेंटर, क्या बोलोगे? एक सेंटर होता है। तो 5 पोजीशन ये होती हैं। क्या बोलोगे भैया जी? ये 5 पोजीशन होती हैं। मुझे बताओ भारतीय फुटबॉल संघ कब बना था? अगर भारतीय फुटबॉल संघ की बात करेंगे तो फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ भी हमको पता होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल बास्केटबॉल संघ कब बना था? इंटरनेशनल बास्केटबॉल संघ आपका बना था 1932 में, और भारतीय बना था 1950 में। क्या? इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन, आईबीए बोलते हैं, इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन, आईबीए। क्या बोलोगे? आईबीए कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1950 में इस्टेब्लिश भैया हो गया था। इन खेलों का जन्मदाता कौन है? खेलों का साथी जो जन्मदाता है वो कौन है? बास्केटबॉल का जन्मदाता वो है जेम्स नेइस्मिथ। कौन है? जेम्स नेइस्मिथ है, जेम्स नेइस्मिथ है, ठीक है? जेम्स नेइस्मिथ है। अगर मैं आपसे पूछूं बास्केट कितनी ऊंचाई पर लगी होती है? जिस बास्केट में आपको गेंद पहुंचानी होती है, बास्केट की ऊंचाई होती है लगभग 10 फीट, यानी कि 3.05 मीटर भैया होती है, ठीक है? और सबसे भारी गेंद किसकी होती है? वो बास्केटबॉल की होती है। इसकी जो बॉल है उसका वजन कितना होता है? बॉल का साथी वजन कितना होता है भैया? 600 से लेकर के 650 ग्राम के बीच में होता है। 600 से 650 ग्राम के बीच में होता है। मैं आपसे पूछूं ये ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? ओलंपिक में शामिल कब हुआ था? तो क्या बोलेंगे भैया? ये शामिल हुआ था 1904 में। क्या बोलोगे? 1904, सेंट लुइस में 1904 में ये ओलंपिक में शामिल हो गया था बास्केटबॉल। जैसे 5 खिलाड़ी हैं, यहां पर मैंने एक बात बताई आपको, 5 खिलाड़ी। मैं पूछूं अतिरिक्त खिलाड़ी कितने होते हैं? अतिरिक्त खिलाड़ी कितने होते हैं? अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा खिलाड़ी कितने हो सकते हैं बास्केटबॉल में? बताएं जरा। तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी भैया +7 तक होते हैं। क्या बोलोगे? +7, यानी कि 5 और 7 कुल 12 खिलाड़ी मैदान पर। कितने? 5। अतिरिक्त कितने होते हैं? 7 एक्स्ट्रा। बहुत सारे साथियों ने लिखा, बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से मानक ऊंचाई क्या होती है? बोलेंगे भी फटाफट से। बोलेंगे गुरुजी मजा नहीं आ रहा है, एक बच्चा पूछ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्त। दरअसल में क्या होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं एक स्टूडेंट का मजे से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ाई में और प्रैक्टिस सेशंस में मजा ढूंढने लग जाएं, सोचो एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है और निरंतर बॉल करता है और उसको सफलता नहीं मिल रही है, विकेट नहीं मिल रही है। अब वो चाहता है उसको विकेट मिले। भाई बॉलर का अंतिम टारगेट क्या है? रन कम देना और विकेट पा लेना, लेकिन उसको वो कुछ नहीं मिल रहा और वो हताश है।
बोले जी मजा नहीं आ रहा है, लेकिन क्या उसका अर्थ है सच में मजा ना आने का? क्या सच में आपका जो जन्म हुआ, आप जो पैदा करे माँ बाप ने, तो इन सपनों के साथ में पैदा करे कि हमारा लड़का एक दिन लाइव क्लास में जाएगा और वहां मजे मांगेगा? कितने कमाल के स्टूडेंट हो तुम यार, सोचा करो, खुद के ऊपर एक विश्वास रखो। अभी नहीं मजा आ रहा है तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, और जो मजे के चक्कर में रहता है उसको आजकल परसों ही तय करने पड़ेंगे, आएगा कभी नहीं। ये देख लेना। इसीलिए पढ़ लो भैया, नीरस भी लगे तो पढ़ लेना। पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से मानक ऊंचाई क्या होती है? सोचो, एक किसान गांव में खेती करता होगा, किसी के आप में से शायद, मेरे हिसाब से हमारे चैनल पे मीडियम फैमिली या लोअर फैमिली के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। एक पिताजी जब ये खेत में जाते होंगे, जिनके किसान पिताजी हों वो समझना, हमने देखे हैं अपने पिताजी को, ठीक है। तो जब वो खेत में जाते होंगे तो क्या उनको उस खेत में काम करते हुए, उन भरा को साफ करते हुए, फसल चारा काटते हुए, खेतों में फावड़ा चलाते हुए मजा आता होगा? सच में सोचना जरा एक बार। अगर वो बोलते जब तुम छोटे से थे, जब तुम छोटे से थे और तुम खाना खाते थे, तुमको कमाना भी नहीं पता था, तुम तो अभी भी नहीं कमाना जानते हो, उस सिचुएशन में क्या हाल रहा होगा अगर आपके पिताजी ने आपसे ये कह दिया होता कि भाई मुझे खेती करने में मजा नहीं आ रहा है, तुम छोटे छोटे से अपने आप देखो, अपना पालन पोषण आप खुद करो। आप कहेंगे नहीं, उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया, आपको पालन पोषण किया, अब ड्यूटी किसकी? आपको पढ़ाई में मजा आए ना आए, आपका मन लगे ना लगे, लेकिन पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। और ये बात कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के दिखो, ये शब्द आपका लिखा दिखना चाहिए मुझको। लिखेंगे एक बार, और अपनी कॉपी पे भी लिखो, अपनी लाइब्रेरी की उस सीट पे लिखो सामने। ऐसे नहीं किसी दोस्त का व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उठ के चल दिए, किसी ने फोन किया ये फलानी वेब सीरीज लॉन्च हो गई है, इसको देख लो, तो वहां चल दिए उस पे। सामने उस शब्द को देखते रहना, सामने लिखो, अपनी दीवार पर लिखो, जिनके पास दीवार है, झोपड़ी में जो है वो वहां पर लिखो, जिनके पास सिर्फ टेबल है, जैसी भी सामने दिख रहा है दीवार पर लिखो, पढ़ना होगा। एकमात्र सॉल्यूशन ये है, ठीक है, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। मजे के चक्कर में जब तुम लग जाओगे ना तो जियो वाले बच्चे कहलाओगे। पुरुष टीम के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोनों के लिए अलग होती है, पुरुषों में आपका, पुरुषों के लिए अलग होती है वॉलीबॉल और महिलाओं के लिए अलग। मुझे बताओ वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है फटाफट से? तो भैया पुरुषों के लिए होती है 2.43, और पुरुष के लिए ही उसने पूछा, और मैं पूछ लेता आपसे महिला के लिए, महिला के लिए ऊंचाई कितनी होती है? महिलाओं के लिए होती है 2.24 मीटर होती है। क्या बोलेंगे? 2.24 मीटर होती है आपका, ठीक है। प्लेयर्स बताना कितने होते हैं वॉलीबॉल में? प्लेयर्स की संख्या होती है भैया आपका 6। कब से ओलंपिक में ये शामिल हुआ? क्या बोलेंगे? ओलंपिक में ये शामिल हुआ, ठीक है। ओलंपिक में ये कब से शामिल हुआ? क्या बोलेंगे? 1964। कोर्ट कितना बड़ा होता है इसका? क्या बोलोगे भैया? 18 मीटर लंबा होता है और 9 मीटर चौड़ा होता है। यहां से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ है। लेकिन कभी आपसे पूछ ले बीच वॉलीबॉल का जो साथी कोर्ट होता है, बीच वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है, बीच वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है आपका साथी, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 16 गुणा 8 मीटर होता है। क्या बोलेंगे भैया? इधर 2 माइनस करेंगे, इधर 1 माइनस करेंगे, इधर 2 माइनस करेंगे, इधर 1 माइनस करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथी? जी भैया। अच्छा मुझे बताओ, इसकी जो बॉल होती है उसका वजन कितना होता है? इसकी जो बॉल होती है उसका वजन कितना होता है? तो आप कहेंगे वो होती है भैया आपका 250 ग्राम, लगभग 250 से 270 ग्राम के बीच होता है, 250 से 270 ग्राम के बीच होता है, ठीक है, 250 से 270 ग्राम के बीच होता है। नेक्स्ट, फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि कितनी होती है? फुटबॉल मैच में, हॉकी के मैच में जो होती है वही फुटबॉल के मैच में होती है। तो भैया हॉकी के मैच में क्या बताया था? हॉकी के मैच में मैंने आपको बताया था कि 15-15 मिनट के 4 हाफ होते हैं, पहले और दूसरे हाफ के बीच में 2 मिनट का ब्रेक होता है, लास्ट में जो तीसरे और चौथे उनके बीच में 2 मिनट का ब्रेक होता है, और जो दूसरा और तीसरा है उसके बीच में होता है 15 मिनट का ब्रेक। और वही होता है कहाँ पर? फुटबॉल में। फुटबॉल में कितनी देर का भैया? 15 मिनट का। कुल मैच कितनी देर का होता है फुटबॉल का, जरा बताएं। जो मैच का ड्यूरेशन है साथी वो कितना होता है? तो ड्यूरेशन होता है इसका 90 मिनट भैया। कितना होता है? 90 मिनट ड्यूरेशन होता है।
45 मिनट का पहला हाफ होता है और फिर 15 मिनट ब्रेक होता है। 15 मिनट क्या हो जाता है भैया, ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद में फिर से क्या होता है, 45 मिनट होता है, 45 मिनट, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ तुम यहाँ पर, अगर क्या मैं 90 मिनट एग्जाम में ऐसे नहीं आया, जैसे एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन कि आपका फुटबॉल के टाइम को कितनी देर और बढ़ा सकते हैं, क्या 90 मिनट से ज़्यादा ले जा सकते हैं, अगर बढ़ा सकते हैं तो कितनी देर और बढ़ा सकते हैं, ये बता दो फटाफट से। अगर इसको हमें एक्सटेंड करना है तो कितना और कर सकते हैं, तो एक्सटेंड कितना कर सकते हैं, 90 + 30 मिनट यानी +30 मिनट्स क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चीनू सिंह जी का सबसे पहले आंसर आया। चीनू मेरे भाई, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। क्वेश्चन पूछूं तुम सबसे, क्वेश्चन तुम सबसे ये पूछूंगा, मुझे ये बता दो मेरे प्यारे साथी कि जो फुटबॉल के लिए शीर्ष संस्था है उसका नाम है फीफा। फीफा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इसी क्लास में आपको कराया था, उसका आंसर मुझे बता दो। मसरूर टेम्पल, जिसे मसरूर मंदिर या रॉक कट मंदिर भी कहा जाता है, रॉक कट मंदिर भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, क्या बोलोगे, हिमाचल प्रदेश, क्या बोलोगे, हिमाचल प्रदेश में आपका मंदिर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में साथी ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी टेम्पल कहाँ पर है, ज्वालामुखी टेम्पल कहाँ पर है आपका, यहीं से पूछे आपसे संकट मोचन मंदिर, संकट मोचन कौन है, संकट मोचन हनुमान जी हैं, हनुमान जी हैं, संकट मोचन मंदिर। और साथ ही आपका हडिम्बा देवी मंदिर, हडिम्बा देवी मंदिर, जैसे हनुमान जी संकट मोचन है क्योंकि उन्होंने संकटों को झेला, और आपके घर के संकट कौन झेलेगा, आपके घर के, आज सुबह एक लड़का मुझे मिला स्टूडियो में, तुरंत आया, गेट पे ही खड़ा हुआ था, पहले से बोला भैया आपके इंतजार में था, और मैं छोटे से शब्दों में बताऊंगा, बातें बहुत सारी हुई। उस बच्चे ने बताया जी मैं मतलब अंतिम सिलेक्शन तक पहुंच रहा हूं, दिल्ली पुलिस में मैं सेलेक्ट हो गया, लेकिन मैंने टैटू बनवाया होता, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत गालियां दी कि आज तो इसकी वजह से बाहर हुआ, तेरी वजह से। कह रहा कि घर में एक ऐसी स्थिति है कि अब किसी को विश्वास नहीं है कि मैं सिलेक्शन ले भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं अंतिम मेरिट से बाहर बार बार हो जाता हूं। तो ये शायद मैं आप में से कुछ साथी फ्रेशर होंगे, उनसे भी ये साझा करना चाहूंगा। दोस्त, बात असफलता की नहीं है, वो संघर्ष शायद आप ही समझ पाओगे, वो सिर्फ आपके हिस्से में आएगा, उसको मैं शायद कभी बोलूं कि मैं उस एक फेस से गुजरा हूं तो वो एक पुराना फेस हो गया। आज के समय में आपकी स्थिति सिर्फ आप पहचान सकते हो, आपको आपके ऊपर भरोसा करने वाले लोग मिले हैं तो बड़े कमाल की बात है। अगर आपके हिस्से में वो नहीं आए हैं ना तो प्लीज टूटना नहीं है, ठीक है। उसी को बोलते, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, संकट मोचन आपको बनना है, और आप संकट मोचन बनोगे अपनी फैमिली के लिए, बना के रहेंगे भाई, तुमको बना के रहेंगे दोस्त, बस तुम हिम्मत मत हारना। करणी माता का मंदिर, इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज लिखा था सुबह, पढ़ा तुमने, थम्स अप करो, पढ़ा नहीं पढ़ा। कब से शुरू हो रही है क्लासेस, जीएस फाउंडेशन कब से शुरू हो रहा है बताएंगे एक बार, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सब्जेक्ट, बहुत सारे लोगों को देखना, इससे बड़ा कमाल होगा। लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, मैं अभी से बता देता हूं तुम्हें। कोई बोलेगा यार ये आदमी, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, कोई बोलेगा यार ये आदमी हिस्ट्री क्वेश्चन भी करवाता है, ये आदमी स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी करवाता है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? एक स्टूडेंट क्या सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है? चलो मैं तो जीएस के पार्ट बता रहा हूं, एक स्टूडेंट को आप देखिए जरा, उसके कौन कौन से विषय अच्छे होते हैं, उसका मैथ्स भी अच्छा होता है अच्छे स्टूडेंट का, उसकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, इंग्लिश भी अच्छी होती है, हिंदी भी अच्छी होती है, जीएस भी अच्छी होती है। कई बार एक स्टूडेंट की कितने सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड होती है, तो क्या एक टीचर की जीएस के कुछ सब्जेक्ट्स पे कमांड नहीं हो सकती है? हो सकती है या नहीं, आप बताओ, यस और नो। कोई इस तरह की बात अगर करे यार कि एक आदमी हिस्ट्री और स्टैटिक और पॉलिटी ये सब पढ़ाए तो कैसे बात बनेगी, तो ऐसी बात अगर कोई करे तो मूर्खता की बात होगी ना। या मैं भी किसी के बारे में ये बात करने लग जाऊं कि यार वो गुरुजी तो सारे विषय पढ़ाते हैं, तो ये मूर्खता की बात नहीं होगी? बताओ यार, पहले तो जब ऑफलाइन चलते थे तो एक एक टीचर ही तो होते थे, पहले इतनी बड़ी टीम थोड़ी होती थी। ऑफलाइन में तो अकेला आदमी सारे विषय पढ़ाता था, मैंने पढ़ा है ऑफलाइन, और कसम से सुबह से लेके मैथ रीजनिंग लगातार मैं पढ़ाता था, हिंदी और आपका लास्ट जीएस तक, कसम से, तुम्हारी कसम। और ऐसा नहीं कि कोई 2 दिन 4 दिन पढ़ाया है, वर्षों तक पढ़ाया है, निरंतर पढ़ाया है है ना।
तो एक तो मैंने वो अनाउंस किया है, आपका 1 दिसंबर से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी, सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट। एक कुछ बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े, वो ये पूछ रहे थे CHSL मेंस और आपका CGL मेंस के लिए भैया कंप्यूटर कैसे करें। तो कंप्यूटर की क्लासेस आपकी चलेंगी, कंप्यूटर की क्लासेस आपकी चलेंगी। कंप्यूटर के बहुत अच्छे सर हमारे पास हैं, शिवम सर, ठीक है। पिछली बार जिन बच्चों ने आपका मेंस दिया, CHSL दिया, तो उन्होंने बहुत सराहाया था, तो उनकी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होंगी, ठीक है। थम्स अप करो, ये आपके लिए इसी चैनल पर हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी, कोई पैसा नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना, ठीक है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, बोलो भाई। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, मुझे बताना जो जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है उनकी दोस्त मुझे बताओ फटाफट से किस गेम से इनका संबंध था? अरुणिमा सिन्हा भैया, अरुणिमा सिन्हा का संबंध किस खेल से था? याद है एक ट्रेन हादसा हुआ, एक इंसिडेंट हो गया था साथी। इंसिडेंट क्या, इनके जीवन का तो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई कि जो लुटेरे होते हैं ना, लुटेरे ने इनका पैसे छीनने के लिए पर्स जैसे ही छीना तो रेल से गिर गई, इनका लेफ्ट लेग खत्म हो गया पूरी तरह से, जो बायां पैर है वो खत्म हो गया। लेकिन संघर्ष इसी को कहते हैं कि वो वॉलीबॉल की एक प्लेयर थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वॉलीबॉल से भी कठिन राह चुनी। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, पर्वतारोहण उन्होंने चुन लिया। क्या कि मैं पर्वतों पर चढ़ूंगी, क्या बोली? पर्वतों पर मैं चढ़ूंगी, और विश्व की ये पहली महिला बनी है। सैल्यूट करना इनके जज्बे को, बैठ के फीलिंग के साथ में, विश्व की पहली महिला बनी है जो सातों के सातों आपके साथी, 7 के 7 जो महाद्वीप हैं, 7 के 7 कॉन्टिनेंट हैं, उनकी 7 जो सबसे ऊंची चोटी हैं उनको इन्होंने फतेह कर लिया है। क्या बोलेंगे? फतेह। और आज नहीं, अब से 5 साल पहले फतेह करके छोड़ दिया, 2019 में ही फतेह करके छोड़ दिया था। इनको पद्मश्री कब मिला था? पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार ने दिया 2015 में। और साथ ही इनको तांजिंग नॉर्वे, क्या बोलेंगे? तांजिंग नॉर्वे, तांजिंग भी बोलते, तेंजिंग भी बोलते हैं, तांजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड भी मिला। क्या मिला? तांजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इनको मिला। तांजिंग नॉर्वे आपका नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2015 में इनको मिला था, 2015 में इनको मिला था। ये बात आपको पता रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ऑप्शन बी को देखिए, ट्विंकल खन्ना, इनकी 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिसेज फनी बोन्स बहुत पूछी जाती है, एक दिन बॉलीवुड की बुक भी बताऊंगा आपको अभी। मिसेज फनी बोन्स और द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, जैसे बॉलीवुड का नाम आया, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अभी मैंने बच्चों को बताया है पिछलों को, तो मुझे बताना बैडमैन किसकी किताब है? बैडमैन किस बॉलीवुड के अभिनेता की बुक है? कौन था पुरानी फिल्मों में बैडमैन? तो पुरानी फिल्मों में भैया बैडमैन था आपका गुलशन ग्रोवर की बुक है, और लिखा कई साथियों ने, बहुत बढ़िया। चले जी, अब मुझे कुछ महिला खिलाड़ियों की किताब आप मुझे बता दो। अनब्रेकेबल किसकी बुक है? अनब्रेकेबल ये किसकी बुक है? मतलब किसने लिखी है अनब्रेकेबल को, या बोले किससे उसका संबंध है? खिलाड़ी का नाम बताएं आप सिर्फ, तो आप बोलेंगे भारतीय बॉक्सर मैरी कॉम से उनका संबंध है, ठीक है। ये भी हौसले का साथी एक प्रमाण है। अनब्रेकेबल किताब इन्होंने लिखी है। प्लेइंग टू विन, जीतने के लिए खेल, क्या बोलेंगे? प्लेइंग टू विन किसने लिखी है? तो प्लेइंग टू विन लिखी है भैया साइना नेहवाल ने। किसने? साइना नेहवाल ने लिखी है। तो फिर सानिया मिर्जा ने कौन सी किताब लिखी है? तो क्या बोलेंगे? एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? सानिया मिर्जा ने। क्या बोलोगे? सानिया मिर्जा ने लिखी है। क्या बोलेंगे? सानिया मिर्जा ने लिखी है। फ्री हिट किसकी किताब है? महिला क्रिकेट को लेकर के है। फ्री हिट किसकी किताब है? सुप्रीता दास की है। किनकी है? सुप्रीता दास की बुक है भैया फ्री हिट। क्या बोलोगे? फ्री हिट। द स्मॉल वंडर किसकी बुक है? द स्मॉल वंडर, भारतीय जिम्नास्ट हैं वो। स्मॉल वंडर ये किसकी बुक है? ये है साथी आपका दीपा कर्माकर की बुक। क्या बोलोगे? दीपा कर्माकर की बुक है, दीपा कर्माकर। एक साथी आपका अनगार्डेड बुक किसने लिखी है? अनगार्डेड बुक किसने लिखी है? ये
भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज की बुक है। क्या बोलोगे? मिताली राज की। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली अनस्टॉपेबल किसकी बुक है? अनस्टॉपेबल किसकी बुक है? मैं आपसे पूछूं, ऑन द लाइन किसकी बुक है? ऑन द लाइन। अनस्टॉपेबल रूस की मारिया सारापोवा, जो टेनिस की खिलाड़ी थी साथी, मारिया सारापोवा की। और आपका अमेरिकन सेरेना विलियम्स की बुक है ऑन द लाइन। ये भी टेनिस की खिलाड़ी थी, ठीक है, कई ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते थे। एक मुझे बताओ, खिलाड़ियों की बुकों में अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ किसकी है? अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ किसकी बुक है? तो ये एक मुक्केबाज हैं, माइक टाइसन। क्या बोलोगे? देखे होंगे माइक टाइसन, सामने वाला नॉकआउट। क्या बोलेंगे? अपनी फाइट ऐसी लड़ो कि सामने वाला नॉकआउट हो जाए, सामने वाला नॉकआउट हो जाए। क्या बोलेंगे? अनब्रेकेबल, प्लेइंग टू विन, एस अगेंस्ट ऑल, फ्री हिट आपका साथी, द स्मॉल वंडर, अनगार्डेड आपका, अनस्टॉपेबल, ऑन द लाइन और अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सबसे ऊंचा किला है, बोलेंगे एक बार, सबसे ऊंचा किला है। दोस्त, क्वेश्चन से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, उसके अलावा अन्य बात नहीं। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझको ये अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं अपने जीवन में? भाई साहब, इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि इसके लिए मुझसे मिलने आइए, ठीक है। इसके लिए आपको बात करने आने पड़ेगा। कमेंट सेक्शन इसके लिए नहीं है, वो पढ़ाई के लिए, ठीक है। उससे दूर रहना, उससे बचो, बाकी बच्चों को भी डिस्ट्रैक्ट मत किया करो, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर या फिर जालौर होगा। तो आप कुंभलगढ़ बोलेंगे। कुंभलगढ़ की सबसे लंबी दीवार के लिए जाना जाता, ऊंचे के लिए नहीं। सबसे लंबी दीवार किसकी है और कितनी दीवार लंबी है इसकी बताना। सबसे लंबी वॉल किसकी है? तो आप बोलेंगे 36 किलोमीटर। दुनिया में सबसे लंबी दीवार मानी जाती है चाइना की दीवार, और चीन की दीवार के बाद में दूसरी बड़ी दीवार है कुंभलगढ़ फोर्ट की। किसकी? कुंभलगढ़ फोर्ट की, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का किला सबसे ऊंचा किला है। तो लंबा किला बता दिया, सबसे ऊंचा किला तो कितनी ऊंचाई भैया? 590 फीट की ऊंचाई पर है। कितने पर? 590 फीट की ऊंचाई पर है। और ये महाराणा प्रताप जी की जन्म स्थली है। बोलो, महाराणा प्रताप जी की ये जन्म स्थली है। और महाराणा प्रताप जी की ये जन्म स्थली है साथी, अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत हैं, ठीक है, अपने जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं। इनके बचपन का नाम कोई बता देगा क्या? बोलो भाई, इनके बचपन का नाम कोई बताएगा क्या? आमेर या अंबर? बताओ, ये क्या सबसे, इसका कोई मतलब नहीं। जालोर, बहुत बढ़िया। एशिया का सबसे बड़ा किला, 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 ठीक है। महाराणा प्रताप जी का जीवन संघर्ष का जीवन है साथी, संघर्ष का जीवन है। उनके बचपन का नाम आपसे मैंने पूछा है, जरा बताना। और ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, इसी में साथी स्थित है आपका मीरा मंदिर। क्या बोलोगे? मीरा मंदिर, ठीक है। इसी में साथी स्थित है आपका विजय स्तंभ, जिसको हम साथी क्या बोलते हैं? विक्ट्री पिलर कहते हैं। इसी में कीर्ति स्तंभ है। बताना जरा, विजय स्तंभ किसने बनवाया? ये पूछा जाता है। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विजय स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने लिखा कीका। कीका, क्या बोलेंगे भैया? ये कीका है, कीका। अपने घर में कोई बच्चा होगा, लड़का या लड़की, उसका नाम कीका ही रखा जाएगा, ठीक है, कीका। तो क्या बोलेंगे जी यहां पर? क्या बोलेंगे? चित्तौड़ और जालोर एशिया का सबसे बड़ा किला हो गया। एक क्वेश्चन पूछा था, यूनेस्को में राजस्थान के कितने फोर्ट हैं जो रजिस्टर्ड हैं? बताओ भाई फटाफट से। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें साथी 2013 में 6 पहाड़ी किलों को, 6 पहाड़ी दुर्ग को, जैसे आमेर का किला हो गया आपका साथी, आपका आमेर का किला, उसमें 6 पहाड़ी दुर्ग हैं। अंबर का किला हो गया। लेकिन इसमें मेरा बताने का मकसद है आपको, इसमें एक जैसलमेर का फोर्ट भी है। कौन सा है? राजा जैसल के द्वारा जो बनवाया गया जैसलमेर फोर्ट। इसको बोलते हैं, एसएससी ने कई बार पूछा है, गोल्डन फोर्ट के नाम से किस किले को जाना जाता है? गोल्डन फोर्ट। गोल्डन फोर्ट मतलब जब सुबह को सूरज की किरणें निकलती हैं तो वो ऐसा लगता है जगमगाता हुआ, जैसे कि एकदम से सोने का बना हुआ हो, जैसे सोने का बना हुआ हो।
निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के समूह में लोकसभा की केवल एक सीट है? जहां पर लोकसभा की एक सीट है आपका। अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीट है भाई बताना? अरुणाचल प्रदेश में भैया 2 सीट हैं, ये आपका जोड़ा ही गलत हो गया। गोवा, मेघालय और नागालैंड, गोवा में कितनी सीट है जरा बताएं भैया? गोवा में 2 सीट हैं। चंडीगढ़ 1 सीट है, सिक्किम में 1 सीट है आपका, और मिजोरम में भी कितनी है? 1 सीट है। तो 1-1 सीट वाले 1 सीट लोकसभा की किस किस में है? और 1 सीट है आपका नागालैंड में भी 1 सीट है, नागालैंड में भी साथी 1 सीट है आपका। अंडमान निकोबार जो यूटी है इसमें भी 1 सीट है। लद्दाख 1 सीट है आपका, क्या बोलोगे? लद्दाख 1 सीट है। और पुडुचेरी 1 सीट है, पुडुचेरी 1 सीट है आपका। और अगर मैं बात करूं आपसे, कौन सा बच गया? नागालैंड हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लद्दाख हो गया, हाँ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार भी और लक्षद्वीप भी। लक्षद्वीप में भी कितनी सीट है? 1 सीट है, 1 सीट है, ठीक है। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा सीट लोकसभा की किस राज्य में है? तो यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की 80 सीट हैं। और पूरे भारतवर्ष में कितनी सीट हैं लोकसभा की? 80 सीट तो यूपी में है। फिर इसके बाद में महाराष्ट्र में आती हैं 48 सीट, वेस्ट बंगाल में आती हैं आपका 42 सीट, शुरू की 4 पता होनी चाहिए। बिहार में आती हैं 40 सीट आती हैं। तमिलनाडु में साथी आपका कितनी आ जाती है? 39 सीट आ जाती हैं। फिर एमपी आता है 29 सीट्स के साथ में। तो ये तो हो गई सर्वाधिक सीट घटती संख्या में। अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारी वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 543, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 552 हो सकती हैं, 552 हो सकती हैं। इन 552 में से SC ST का प्रतिशत कितना है? 84 सीट तो किसके लिए हैं? SC के लिए यानी अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 किसके लिए हैं? शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए। तो कितना हो गया ये साथी आपका बोलना? 84 और 47 टोटल मिला के ये हो गया भैया हमारा 8 4 12 131 सीट। और ये इसका कितने प्रतिशत होती हैं? इसका ये 24% है लगभग। कितना प्रतिशत है भैया? 24% है। कितना है? 24% है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? मुझे फटाफट से आप बताओ भारत में कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है? तो क्या बोलेंगे? झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा या गुजरात? भैया विधान परिषद होता है उच्च सदन। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा हो गया, ये राज्यसभा भी तो उच्च सदन है जी भैया। तो इसके जो साथी कार्यकाल है विधान परिषद का वो कितना होगा? फटाफट से बताओ। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होगा? फटाफट से बताएंगे। फिर से जिसने 6 लिखा तुम्हें कसम है अपने स्टूडेंट होने की, खड़े हो अभी एक दंड बैठक लगाओ तुरंत। अभी 2 दिन हुए हैं मैंने बताया कि भैया जो उच्च सदन है उसका खुद का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि वो स्थायी सदन होता है और वो कभी भी भंग नहीं हो सकता, कभी भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक ये ना पूछे एग्जाम में कि सदस्य बताओ, बताया था या नहीं? जब सदस्य पूछे तब 6 वर्ष लिखना है। सदस्य का कार्यकाल पूछा था क्या मैंने आपसे? इसीलिए तो आप गलती करते हो और सुनता नहीं है, ठीक है। अब आगे ना समझ में, दंड बैठक लगाई, थम्स अप करो जिसने गलती की थी। सॉरी बोलने की बात नहीं है, खड़े हो दंड बैठक। और शर्म मत करना कौन खड़ा हुआ लाइब्रेरी, रोज फॉलो करोगे तो समझ में आएगा कि ये बोला है तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, वो मिलेगी। और उसको नहीं फॉलो करोगे तो सोच लो परीक्षा में 1 अंक फिर घटेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? झारखंड है, कर्नाटक है, उड़ीसा है या फिर गुजरात है? तो क्या बोलेंगे भैया? कर्नाटक में क्या है? विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन से? पड़ोसी है भैया, यूपी, बिहार, यूपी और यूपी का भैया कौन? बिहार। महाराष्ट्र का भैया कौन है भैया? कर्नाटक। और 2 भाई और कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से कौन सा भैया बना था इसका छोटा भाई? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 में है विधान परिषद, बस इसके अलावा नहीं है। यूपी में विधान परिषद की 99 + 1 यानी कि 100 सीट है। क्या बोलोगे? इसमें 100 सीट हैं। तो सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर है विधान परिषद की? किसकी? विधान परिषद की सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर है विधान परिषद की? अच्छा मुझे बताओ दोस्त, सारे के सारे विधान परिषद को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 169 में क्या बताया गया है आपका? आर्टिकल 169 में इसके बारे में जिक्र हमको मिलता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता? हाँ, विधान परिषद की संरचना कैसे होती है? विधान परिषद के सदस्य बनते कैसे हैं?
इसका जो साथी स्ट्रक्चर है वो कैसे तैयार होता है, तो याद रख लेना 1/6 जो मेंबर्स होते हैं, 1/1/6 मेंबर्स वो गवर्नर के द्वारा, गवर्नर किसका होगा, स्टेट का होगा, राज्य का होगा। तो राज्यपाल कितने सदस्य नियुक्त करता है, आपका 1/6, और बाकी 5/6 बाकी सिस्टम से, जैसे 1/3 कौन, लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का मतलब क्या, जो स्थानीय निकाय हैं। स्थानीय निकाय का उदाहरण लिखो जो बच्चे जानते हैं। स्थानीय निकाय कौन से होते हैं भैया, नगर पालिका है, जल बोर्ड आदि हैं, आपके जल बोर्ड आदि हैं। 1/3 1/12 कौन लोग, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, यानी कि स्नातक। जब आप भी ग्रेजुएट हो जाएंगे आप भी एमएलसी के लिए वोट देंगे, एमएलसी के लिए। स्नातक कितने वर्ष पहले स्नातक होना चाहिए, 3 वर्ष हो चुके हों, 3 वर्ष की शर्त है। और 1/12 ही कौन चुनते हैं, टीचर्स, जो माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाते हैं, आपका टीचर्स। इनका भी एक्सपीरियंस कितने का होना चाहिए, 3 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 1/3 जो मेंबर्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, 1/3 मेंबर्स वो विधानसभा से आएंगे। कहाँ से आएंगे, जो विधानसभा है, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा से आएंगे, ठीक है, विधानसभा से आते। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको जोड़ोगे तो 12/12 आना चाहिए हमेशा। विधानसभा के 1/3 आएंगे, 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ये इसका संरचना हो गया, याद रखेंगे। विधान परिषद से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं विधान परिषद के सदस्य को क्या कहते हैं, इसके सदस्य को क्या कहेंगे, जैसे राज्यसभा के और लोकसभा के सदस्यों को हम क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद का सदस्य। जो विधान परिषद का होगा उसको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। मेंबर ऑफ क्या बोलोगे, लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है आपका, बोलेंगे तो भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हमारा विधान परिषद है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे। और जो विधान परिषद का सदस्य होगा उसको क्या बोलेंगे जरा बताना, उसको बोलते हैं भैया एमएलए। क्या बोलेंगे, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलोगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलोगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ठीक है। आगे विधानसभा के सदस्यों विधायकों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है, भारत की सबसे छोटी विधानसभा साथी कहाँ पर है बताएंगे। छोटी विधानसभा दिल्ली विधानसभा में साथी कितनी सीट हैं, बड़ी पूछी जाती हैं, 70 सीट हैं, 70 सीट हैं। कहाँ पर, यहाँ की विधानसभा में। दिल्ली लोकसभा में कितनी सीट हैं, लोकसभा में भैया 7 सीट हैं। और राज्यसभा में, क्योंकि हमारी राजधानी है तो इसकी सीट आपको पता ही होनी चाहिए, राज्यसभा की दिल्ली में 3 सीट हैं, ठीक है। गोवा में कितनी सीट है बताएं फटाफट से, सिक्किम, पुडुचेरी, ये तीनों इंपोर्टेंट है। देखो क्या कहता है हमारा संविधान कहता है, अभी बताते हैं पहले। गोवा में 40 सीट है, सिक्किम में कितनी सीट है, 32 सीट है, और पुडुचेरी में 30 सीट है। और विलियानूर यहीं की सबसे छोटी विधानसभा है। पुडुचेरी की जो सबसे छोटी विधानसभा है उसका क्या नाम है, सबसे छोटी विधानसभा का नाम बताओ। सबसे छोटी जो अभी मैंने आपको बताया ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे छोटी एलए कौन सी है, वो विलियानूर की है। कहाँ की है, विलियानूर, पुडुचेरी की है। अच्छा, हमारा संविधान क्या कहता है कि भैया कितने से कम सीटें विधानसभा की नहीं होनी चाहिए। तो विधानसभा की सीटों के लिए क्या बोलेंगे भैया, विधानसभा की सीटों के लिए प्रावधान है आपका कि वो मिनिमम तो होनी चाहिए आपका 60, और मैक्सिमम यानी 500 से तो ज़्यादा ना हो और 60 से कम ना हो। तो ये उसी के अपवाद हैं, इसीलिए इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं, यूपी में है, 403 प्लस 1 सीट है, 403 याद रखो। एक तो एंग्लो इंडियन के लिए 403 सीट है। फिर वेस्ट बंगाल है आपका दोस्त, कितना, 294 सीट है। फिर साथ ही आपका महाराष्ट्र है, कितनी है, 288 सीट है। बिहार में आपका 243 सीट है। और तमिलनाडु में 234 सीट है। 234 सीट आपका, 234 सीट है, ठीक है, 234 सीट है आपका, 234 सीट है आपका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे, नेक्स्ट है जी।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, क्या बोलेंगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को केवल रिक्त स्थान के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? कैग को। पहले बताओ कैग के लिए अनुच्छेद कौन सा है? बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे भी फटाफट से। एमपी ही कहते हैं भैया, जैसे सांसद को एमपी कहते हैं तो राज्यसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? अब बुद्धू एमपी दोनों को बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि वो संसद का अंग है। अभी तो बताया, ध्यान से सुना नहीं तुमने। क्या बोलेंगे? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति नहीं भैया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हटाया जाता नहीं। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में संशोधन के बाद ही आपका साथी उसमें जो संशोधन हो जाएगा आपका, तब ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगर हम कैग की बात करें, कैग क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महानियंत्रक एवं अभिलेखा परीक्षक। इसके लिए अनुच्छेद कौन से हैं? आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक। क्या बोलोगे? 151 तक। इसका जो पोस्ट है, पद है, वो बताया गया है आर्टिकल 148 में। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 148 में बताया गया है, ठीक है। इसके आर्टिकल 149 में क्या बताया गया है? इसकी साथ ही जो कार्य करने की शक्ति है, जो इसके वर्क्स हैं, जो कार्य हैं, ठीक है, जो इसकी पावर्स हैं, वो किस में है? आर्टिकल 149 में बताया गया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक तो 48 है, एक 151 होता है। आर्टिकल 151 में क्या है? ये अपना जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति साहब को सौंपता है। रिपोर्ट किसको देगा बताएंगे जरा? रिपोर्ट किसको देता है? कैग अपना रिपोर्ट भैया भारत सरकार के खाते की जांच करता है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। भारत सरकार जो व्यय करती है, खर्चा करती है, उसकी जांच करता है। क्या बोलेंगे? पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या कैग पर सरकार का नियंत्रण होता है? भारत सरकार का नियंत्रण होता है कैग पर? यस और नो? कैग पर गवर्नमेंट का साथी कंट्रोल होता है या नहीं होता? आप कहेंगे नहीं भैया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इसकी नियुक्ति कौन करता है कैग की? इसका अपॉइंटमेंट इज डन बाय, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट इसका अपॉइंटमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, कितनी एज तक ये कार्य कर सकते हैं? तो आप कहेंगे 6 या 65 वर्ष तक। 2.5 लाख रुपए सैलरी दी जाती है इनको, जो भी पहले हो जाएगा। मुझे बताएंगे प्रथम कैग कौन थे भारत के? प्रथम पहले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन थे? तो पहले थे वी हरहरी, क्या बोलोगे? सॉरी, क्या बोलेंगे? वी आपका नरहरी, वी नरहरि राव आपका पहले थे। मुझे बताओ वर्तमान में भारत के कैग कौन हैं? वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन होंगे? वर्तमान में भैया गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, 2024 नवंबर तक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और इससे याद आया मुझे, कभी कभी कोई डेटा बदल जाए ना रिसेंट में, तो आप मुझे बता दिया करो, क्योंकि करंट अफेयर्स पर मैं जो है मोटे तौर से उसको देखता हूँ, बहुत बारीकी उस पर नहीं होती है मेरी। तो मुझे एक बात बताएंगे, हालांकि मैं उसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ अभी, मुझे आप 3-4 महीने का समय दीजिए। 3-4 महीने में उस पार्ट को बहुत स्ट्रांग कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि कल हमने ये बात में, इसको अभी मुझे ध्यान आया, गिरीश चंद्र मुर्मू नवंबर 2024 तक है। जैसे कल हम फ्रांस के, कल वाली कक्षा में देखना, फ्रांस के प्रधानमंत्री हम लिख रहे थे, तो वो अभी चेंज हो गए कुछ दिन पहले, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता था कि वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया? गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और गिरीश चंद्र मुर्मू ही हैं साथी, इनके 3 पोस्ट याद रख लेना, ये याद रख लेना। प्रथम उपराज्यपाल थे ये, जब जम्मू कश्मीर को 2019 में एक यूटी बनाया गया था जम्मू, प्रथम उपराज्यपाल कौन थे जम्मू कश्मीर के? तो आप कहेंगे वो भैया आपका गिरीश चंद्र मुर्मू थे। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र का जो आपका संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के लिए संयुक्त राष्ट्र अकाउंटिंग संयुक्त राष्ट्र अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग साथी आपका, सॉरी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल मान लेंगे, महानियंत्रक एवं अभिलेखा, हाँ आप ठीक है। क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग के लिए साथी आपका संयुक्त राष्ट्र अकाउंटिंग के लिए आपका किसको चुना गया है? 2024 के लिए इनको उपाध्यक्ष चुना गया है, उपाध्यक्ष चुना गया, सही है। क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र अकाउंटिंग के लिए इनको उपाध्यक्ष चुना गया है। तीसरा, WHO में ये चुने गए हैं 2024 से 2027 के लिए।
2024 से 2027 के लिए बाहरी लेखा परीक्षक, क्या बोलोगे, बाहरी लेखा परीक्षक इनको चुना गया है। बाहरी लेखा परीक्षक बोले तो भैया एक्सटर्नल ऑडिटर इनको चुना गया है। क्या चुना गया है, एक्सटर्नल ऑडिटर इनको चुना गया। एक्सटर्नल ऑडिटर किनको, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। भैया यूटी में तो सबसे छोटी, एक बच्चे ने देखो इस क्वेश्चन को पूछा है बड़े अच्छे से। क्या पूछा है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है। तो उसने बच्चे कहीं भी पूछा आपका राज्यों के संदर्भ में, क्या आपको दिया था मोहित भाई, क्या उसने दिया राज्यों के संदर्भ में, ऐसा नहीं दिया ना। तो हमको राज्य और यूटी में, जब वो कह देता कि राज्यों में सबसे छोटी, तब हम सिक्किम को चुन रहे होते। किसको चुन रहे होते, तब हम सिक्किम को चुन रहे होते, ठीक है, तब हम सिक्किम को चुन रहे होते। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे। नीचे दिए गए कुछ प्रसिद्ध दर्रे, दर्रे समझते हो, पास, पहाड़ियों के बीच में एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने के लिए। अब बताएं, भारत के दर्रे भारत और राज्यों में पाए जाते हैं, जिनमें वे स्थित हैं उस विकल्प का चयन करें जिसमें गलत जोड़ी है। तो एक पेयर चुनना है साथी जो रॉन्ग है। सिपकिला दर्रा क्या हिमाचल प्रदेश में है, बताएंगे जी भैया, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को चाइना से, ठीक है, तिब्बत से जोड़ता है, ये तो सही है। दीफू दर्रा क्या उत्तराखंड में है, तो आप बोलेंगे नहीं भैया, दीफू दर्रा जो है ये हमारा कहाँ पर है, उत्तराखंड में, यही गलत दिया हुआ है। दीफू तो कहाँ पर है दोस्त आपका, क्या बोलेंगे भैया, अरुणाचल में है। कहाँ पर है, अरुणाचल में स्थित है। कहाँ बोलेंगे, अरुणाचल में स्थित है। फोटुला जम्मू कश्मीर में, ला का मतलब ही होता है पास दर्रा। जैलेपला क्या सिक्किम में है, बोलो जैलेपला क्या सिक्किम में, ये भी किसको जोड़ता है, सिक्किम से तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत को, ठीक है। घाट नाम के दर्रे कहाँ पर हैं भारत में, बताइए जरा। घाट नाम के दर्रे, जैसे मैं बोलूँ थाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, जिनके आगे घाट आता है, ये कहाँ के दर्रे हैं, तो आप कहेंगे भैया ये महाराष्ट्र में है, दक्षिण भारत के दर्रे हैं, दक्षिण भारत के दर्रे हैं। माना और नीति पास कहाँ पर हैं, माना और नीति पास या माना और नीति दर्रा कहाँ पर हैं, ये भैया जी उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा बताना कहाँ पर है, नाथुला दर्रा, तो नाथुला क्या बोलोगे भैया, सिक्किम में है। क्या बोलोगे, सिक्किम में, और सिक्किम को किससे जोड़ता है, चीन से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। जैसे बारालाचा दर्रा, बारालाचा पास कहाँ पर है, बारालाचा पास भैया आपका मनाली और लेह को जोड़ता है आपस में। किसको जोड़ता है, मनाली और लेह को जोड़ता है कहाँ पर बारालाचा भैया, जम्मू और कश्मीर का दर्रा है। कहाँ का, जम्मू और कश्मीर का। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है, लिपुलेख दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा भैया भारत का कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और ये किससे जोड़ता है उत्तराखंड को, तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। और मानसरोवर के जो यात्री हैं वो किस दर्रे से जाते हैं, मानसरोवर जो यात्रा होती है, मानसरोवर यात्रा के जो पैसेंजर आपका यात्री होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं, वो लिपुलेख से जाते हैं। बोमडिला कहाँ पर है साथी बताएं, बोमडिला पास कहाँ पर है, तो बोमडिला आपका अरुणाचल में है। और ये भी अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ता है। क्या बोलेंगे, अरुणाचल को ये भी आपका तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, किससे, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, तिब्बत से जोड़ता है। तो मैक्सिमम दर्रे मैंने आपको बताए तिब्बत से जोड़ने वाले, ये आपको पता होने चाहिए, चाइना और तिब्बत से। आगे चले जी, नेक्स्ट है दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। राजमार्ग मतलब जब बोले, देखो इन शब्दों को बड़े ध्यान से देखना, सिर्फ सुरंग शब्द आप फोकस करते हो उस पर, उसको भूल जाते हो उसके साथ में क्या शब्द दिया हुआ है। तो हाईवे टनल पूछे तो हाईवे टनल कौन सी है, आपका लाहौल स्पीति टनल हो जाएगी। क्या बोलेंगे, जिसको हम कहते हैं आपका अटल टनल। क्या बोलेंगे, इसको अटल सुरंग कहते हैं, अटल सुरंग। कितनी लंबाई है अटल सुरंग की, तो आप बोलेंगे 9.02 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने बोला आपको देखना होगा, मैं बोलूँ सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, सबसे लंबी सुरंग, मैं इस शब्द की बात कर रहा हूं बस, सबसे लंबी सुरंग कौन सी। अब मैंने वर्ड दे दिया रेल, सबसे लंबी रेल सुरंग। तो जो रेलवे टनल है, रेलवे टनल यानी जहां से होकर अंदर से रेल गुजरेगी, तो वो कौन सी है, T80 है। कौन सी है, सबसे लंबी रेल सुरंग T80। इसी को हम बोलते हैं पीर पंजाल। क्या बोलोगे, पीर पंजाल सुरंग इसको हम कहते हैं। और कितनी लंबाई है इसकी, 11.22 किलोमीटर है, यानी लगभग 11 किलोमीटर लंबी है। यहीं पर साथी एक वर्ड आ जाए, सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है,
सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी सड़क सुरंग 2028 तक रहेंगी, फिर इनसे लंबी हो जाएंगी। सबसे लंबी सड़क सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो सड़क सुरंग है जहाँ से सड़क गुजर रही है। और कितनी लंबाई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की? तो आप बोलेंगे 9.2 किलोमीटर है भैया, 9.2 किलोमीटर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग का पुराना नाम क्या था, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, सारे दोस्त बताएं। इसका भैया जो पुराना नाम था, क्योंकि आप कई जगह पढ़ोगे तो नाम मिलेगा चेनानी नासरी, क्या? चेनानी नासरी सुरंग आपका, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, चेनानी नासरी। तो अटल सुरंग जो मनाली, तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ अटल सुरंग अगर मैं आपसे पूछूं, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, देश को समर्पित किया था 3 अक्टूबर 2020 को। किसको? नेशन को ये समर्पित कर दी गई थी, राष्ट्र को समर्पित कर दी गई दोस्त, क्या बोलेंगे? राष्ट्र को इसको समर्पित कर दिया गया था, ठीक है भाई साहब। शीत ऋतु की शुरुआत में जब ठंड आती है, शीत ऋतु क्या है आपका, किसकी बात कर रहा है दोस्त? आपका विंटर सीजन की बात कर रहा है। शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण होता है? जो ठंड में बारिश आती है। अच्छा, सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको एक पता रखना होगा। मुझे एक बात बताओ आप, जो ठंड में बारिश आती हैं उनकी दिशा क्या होती है? ठंड वाले जो मानसून है समुद्र से धरती की ओर होती है, यानी कि फ्रॉम सी टू लैंड, या फ्रॉम लैंड टू सी होती है। क्या होती है? धरती से समुद्र। तो आप बोलेंगे विंटर में जो चलती हैं भैया, ये भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं, यानी भूमि से समुद्र, यानी भारत की जमीन से समुद्र की तरफ, यानी लौटता हुआ हो गया लगभग। जी भैया, भूमि से समुद्र की तरफ जाएगा। याद रख लेना, जो समर में यानी कि जो ग्रीष्म में है, पूछा जाता है ग्रीष्म यानी गर्मियों में जो मानसून होता है, उस मानसून की दिशा क्या होती है? मानसून की दिशा क्या होती है? मानसून जो कि मौसम भाषा से लिया गया है, तो बोलेंगे भैया ये समुद्र से आता है और समुद्र से भूमि की तरफ चलता है, समुद्र से भूमि की तरफ ये चलता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु, जो कि साथी आपका मानसून है। अब समझना मेरी बात को, तो मैंने बोला ये आ रहा है आपका, ये तो भारत है, आप जानते ही हैं। ये कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ होती है भैया। ये कौन सी होती है? साउथ होती है। ईस्ट है। ये क्या है? ये आपका वेस्ट है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर जो मानसून इधर से आएगा उसको क्या बोलोगे आप? कौन सी डायरेक्शन हो गई ये बताओ, दो दिशा कौन सी होगी? सारे दोस्त पढ़े लिखे हो तुम। तो जो साउथ वेस्ट आएगा वो कहाँ पर आएगा आपका? वो केरला में, या कभी कभी पश्चिमी घाट उसको देता है, ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आता है। तो क्या बोलेंगे भैया, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले वर्षा कहाँ पर करेगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून वो सबसे पहले वर्षा करता है केरल में। कहाँ पर? वो भैया केरल में वर्षा करता है, ठीक है। केरल की जगह क्या मिल सकता है आपको? पश्चिमी घाट मिल सकता है, पश्चिमी घाट मिल सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और जो नॉर्थ ईस्ट से आएगा, नॉर्थ ईस्ट से मतलब कौन सी दिशा होगी? ये होगी, तो ये जमीन से समुद्र की तरफ ही होगी ना। तो ये आप समझ जाएंगे, जो जमीन से समुद्र तरफ जा रहा है ठंड में जाता है, गर्मियों में तो वर्षा आती है, इधर से हवाएं आती हैं, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आती हैं, ठीक है। क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट? जी भैया। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? कब होती है? डेट भी बताना भैया। अच्छा, डेट ही पूछी गई है, सॉरी, मैं सोचा स्थिति पूछी गई है। 21 जून, 22 सितंबर, 22 दिसंबर या 3 जनवरी? भैया जी 3 जनवरी को होती है। अच्छा, सबसे दूर कब होती है? सबसे दूर कब होती है पृथ्वी? ऐसा भी होता है भैया, क्योंकि साथी देखो, ये पृथ्वी है, ये सूर्य हो गया आपका यहाँ पर, और ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी चक्कर कैसे लगाती है भैया? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में तो लगाती है। जी भैया, तो यहाँ पर नजदीक रहेगी और यहाँ पर दूर रहेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। सबसे दूर होती है आपका, वो होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। इस कंडीशन को हम कहते हैं अप माने ऊपर, उप माने ऊपर, दूर की स्थिति, अपसौर। इसको बोलते हैं अपहीलियन। क्या बोलते हैं? अपहीलियन कहते हैं, अपहीलियन, ठीक है। और जो सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी को, इसको बोलते हैं उप माने छोटा, और छोटा मतलब नज़दीक, उपसौर। इसको बोलते हैं पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन इसको हम कहते हैं, पेरीहीलियन। कितनी होती है पेरीहीलियन? 147 करोड़ किलोमीटर होती है। क्या होती है? 147 करोड़ किलोमीटर होती है। और जो आपका अपसौर की स्थिति है वो है 152 करोड़ किलोमीटर। कितनी बार पूछा, कितनी दूर होती है? सबसे दूर 152 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो 52 करोड़ किलोमीटर होती है।
तो सीधी सी बात है भैया, यहाँ नज़दीक है तो यहाँ सूर्य तप ज़्यादा मिलेगा, जो रेडिएशन है वो ज़्यादा मिलता है। यानी कि 3 जनवरी की जो स्थिति है उसमें साथी रेडिएशन सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होगा इन कंपैरिजन ऑफ 4th ऑफ जुलाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आ जाए जी भैया, चलते रहो धीरे धीरे ऐसे ही। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? देखो अब क्या हो गया, ऐसे पैटर्न में जो दिल्ली सल्तनत है और मुगल काल है उससे क्वेश्चन कम पूछे जाने लगे हैं। पहले बड़े पूछे जाते थे मिडेवल हिस्ट्री से, लेकिन अभी क्या हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री का क्या हो गया है, रेशियो बहुत कम हो गया है। तो आप भी उसको जो है ना, अगर पूछता भी है तो फिर इतना कठिन कोई राजा पाजा का नाम पूछ लेता इतना गहरा कि उसके वजीर की पत्नी किस घराने से थी या उसके वजीर की पत्नी, वो चाह के भी नहीं पढ़ सकते। वो यूपीएससी क्या किसी आयोग का, वो मुझ टीचर से पूछने लग जाओगे एग्जाम में तो नहीं होगा। ठीक है, बाद में सब उत्तर देख के बता ही देते हैं गूगल करके। ठीक है, वो बात अलग होती है, लेकिन मतलब मैं भी बताऊंगा ही, मुझसे कोई पूछे मुझे पता नहीं है तो फिर मैं उसको सर्च करके बताऊंगा कि भाई जानकारी नहीं है इस बारे में, तो उन सब पे एनर्जी नहीं देनी है। ठीक है, एनर्जी नहीं देनी है। जैसे हमारे एक आपका कोच थे, उन्होंने बताया हमें, जब आप शादी में जाते हो तो उन्होंने पूछा जो शादी में आप गए मान के चलो आप गए, आपको बता देते भैया आपकी एक पत्नी है, मतलब भाभी जी हैं, और आपके बच्चे हैं नहीं, मतलब हो जाएंगे मान लो। आप जब शादी में जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, अब भैया और उनके बच्चे, आप चले गए अपने बच्चों को लेके, भाभी जी को नहीं लेके गए, तो क्या बोलेंगे सब लोग वहां जा करके? फटाफट से बताओ क्या होगा उनका पहला क्वेश्चन सब लोगों का। अगर आप भाभी जी को नहीं लेके गए तो वो क्या पूछेंगे, भाभी जी नहीं आई। अगर भाभी जी बच्चों को लेके चली गई तो क्या पूछेंगे फिर, भैया नहीं आए। भैया और भाभी चले गए तो सब लोग क्या बोलेंगे, बच्चों को नहीं लेके आए। सारे लोग चले गए तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच गया उस पर सबका फोकस रहता, अरे ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, उस पर किसी का फोकस ही नहीं है। जब सारे आ जाते हैं, जब कोई फोकस ही नहीं करता, भैया भी आ गए, भाभी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, अब कोई फोकस ही नहीं कर रहा, अब कोई बोलने वाला ही नहीं, यार सारे के सारे आ गए तो फिर ध्यान ही नहीं देता, आपने चुपचाप खाना खाओ और निकल लो। तो ये हाल है मैंने मतलब बड़ा गंभीर सत्य तुम्हें बता दिया, अब बाकी तुम समझ जाओ अपने आप। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो क्या नहीं आया, मैं कह रहा हूं इतिहास का जो सबसे टफ क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में नहीं आया, आप नहीं उसे बना पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर आपसे कहता हूं कि एग्जाम में सिलेक्शन के लिए मेरिट कितने % पर गई फाइनल? 100% का कोई एग्जाम था, आपकी फाइनल मेरिट गई है वो 78% पर। तो वो जो 78% पर मेरिट गई है, वो 78% आप उसमें से कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, बात ये थी। 22% जो था वो निरर्थक था, व्यर्थ था। आप पहले तो नहीं बता सकते हो 22% वो कौन सा है, क्या छोड़ना है, तो वो एग्जाम के टाइम पे पता चलता है कि छोड़ने वाला था। समझ रहे हो बात? समझ में आई? मीडिएवल हिस्ट्री के लिए मैं आगे तक के लिए आपको गाइड कर रहा हूँ, आप कितने भी दिन तैयारी करें तो उसको बेसिक्स से पढ़ें। ओके, अच्छा आते हैं। भारत का पहला महिला आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम। भैया महमूद का आपका कासिम था। कब आया था कासिम भारत में? 712 एडी में आया। 712 एडी में आया। कहाँ पर आक्रमण किया था भैया? इसने सिंध पर आक्रमण किया था। कहाँ पर? इसने भैया सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसने जब सिंध पर आक्रमण किया, वहां पर सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा कौन था आपका? तो कौन बोलेंगे? राजा दाहिर। कौन? राजा दाहिर। एक महान राजा थे राजा दाहिर। और ऐसा नहीं था, इनको तो भारतीय इतिहास की किताबों में कितनी जगह दी गई, इतनी सी चुन्नू सी जगह दी गई। क्या इनका इतना योगदान है भारत के इतिहास में? आप कहेंगे इससे पहले भैया 711 एडी में अबेदुल्ला जब आया, अबेदुल्ला आया तो उसको किसने मार के भगाया था? तो राजा दाहिर ने मार के भगाया था। 711 में जब बुदेल आया तो उसको किसने मार के भगाया था? राजा दाहिर ने मार के भगाया था। अरे राजा दाहिर तो निरंतर लड़ते रहे, अपनी शान के साथ में लड़ते रहे। भारतीय राजाओं को जब उन्होंने बुलाया कि भैया आक्रमण अब बढ़ते जा रहे हैं इसमें सिंध क्षेत्र में, तो कोई भारतीय राजा नहीं आया, कोई भारतीय राजा नहीं आया। ठीक है, भारतीय राजा नहीं आया। तो सिंध का राजा कौन था? दाहिर अकेले लड़ा था, अकेले लड़ा था। ठीक है, मुझे बताओ मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? किसने भेजा था? ये सेनापति था साथी आपका अल हजाज का, अल हजाज का। और जो इसका आक्रमण हुआ इसके बारे में जो बुक है वो है चचनामा।
किस बुक का संबंध मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से है? चचनामा। और चचनामा का राइटर कौन है? बहुत जगह लिखा मिलेगा, इसके राइटर अज्ञात है, लेकिन अली अहमद ने इस पुस्तक को लिखा है। किसने? अली अहमद ने लिखा है। ठीक है, अली अहमद ने। अब याद रख लेना, सबसे पहले जजिया को किसने लगाया था? तो जजिया लगाने वाला सिंध पर क्या लगा दिया था इसने? सिंध पर जजिया टैक्स किसने लगाया था? तो सिंध पर जजिया कर इसी ने लगाया था भैया। जजिया कर किससे लिया जाता था भैया? जो गैर मुस्लिम थे, यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे, उनसे लेते थे क्या? आपका जजिया, कि भैया तुमको जजिया देना पड़ेगा। गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन था? गजनी का सुल्तान महमूद। महमूद का मतलब ही क्या है? गजनी की वजह से इसको क्या उपाधि मिली थी? महमूद गजनवी। और भारत में सबसे हीन दृष्टि से देखा जाने वाला, जिसका मकसद ही क्या था? भारत में आकर के आपका इस्लाम धर्म का प्रचार करना और लूटपाट करना, और साथ में यहाँ से धन ले जा करके आपका वहाँ के जो साथी, आपका जहाँ से ये आया वहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत करना। यानी कि जिस क्षेत्र से ये आया उसमें साथी इसको अपनी स्थिति, तुर्क क्षेत्र था वहाँ पर इसको अपनी स्थिति मजबूत करनी थी। तो इसके कौन सा आपका राजा था? राजा राजेंद्र प्रथम थे, जो आपका किस टाइम पर थे? यानी कि गजनी, महमूद गजनवी का आक्रमण भारत पर कब होता है? तो आप कहेंगे भैया ये आता है भारत पर इसके जो आक्रमण होते हैं वो होते हैं 1000 से लेकर के 1027 के बीच में। ठीक है, कुल कितने आक्रमण हुए थे इसके बताएं? कुल कितने आक्रमण हुए थे? इतिहासकार एलियट ने कहा है। किसने कहा है? एलियट के अनुसार, इतिहासकार एलियट के अनुसार इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। लेकिन सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? 17 बार आक्रमण किया। 2 आक्रमण, 2 क्या 3 मान लेना। 1001 में जो इसने राजा जयपाल को हराया, एक तो ये आक्रमण। 1008-9 में इसने जो आपका ज्वालामुखी पर आक्रमण किया था आपका, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा में जो इसने आक्रमण किया। और जो इसका 16वां आक्रमण है वो बताओ किस वर्ष हुआ था? 16वां आक्रमण हुआ था इसका 1025 में, और वो इसने किया था सोमनाथ पर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर। और सोमनाथ मंदिर को इसने क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था, उसको लूट के ले गया था ये। ठीक है, भारत की जो धार्मिक आस्था थी उस पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, 1025 क्या है? वो 16वां आक्रमण था। 1030 में इसकी मौत हो गई थी, 1030 में। मोहम्मद गोरी जो इसके बाद में आया साथी, और भीमदेव द्वितीय के बीच में 1178 की कयाद्रा की लड़ाई हुई थी। क्या बोलते हैं इसको? कयाद्रा का वॉर बोलते हैं, जो पाटन में हुआ था। कहाँ पर? पाटन, गुजरात में। ये भी कहाँ पर? गुजरात का ही जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो पश्चिमी सीमा नजदीक थी सिंध के। कयाद्रा की लड़ाई राजस्थान के किस स्थान पर हुई थी? कयाद्रा की डूंगरपुर में हुई थी, बांसवाड़ा में हुई थी, उदयपुर में हुई थी, या फिर सिरोही जिले में? कहाँ पर हुई थी? गुजरात आपका सिरोही में भैया वो युद्ध हुआ था। और कौन लड़ी थी इसमें बताना? महिला, क्योंकि बच्चे छोटे थे। भीमदेव द्वितीय, इनकी माँ कौन थी बताना? माँ नायिका देवी। और नायिका देवी ने क्या कर दिया था बताना जरा भैया? नायिका देवी जी इतनी वीरता से लड़ी थी कि ऐसी तलवार चलाई, मोहम्मद गोरी कितने साल तक नहीं आया? 13 साल तक नहीं आया। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 मुल्तान, क्या बोलोगे? मुल्तान पर क्या था? उसका पहला आक्रमण था, पहला। फिर तुरंत आया 1178। नायिका देवी जी ने तलवार कैसी चलाई थी पता है ना? इस्माइल के साथ में बताओ एक बार। जी भैया, गलत जगह तलवार लग गई थी। और इतिहासकार लिखते हैं मोहम्मद गोरी नपुंसक हो गया था। ठीक है, फिर आया ये 13 साल बाद 1191, फिर पृथ्वीराज चौहान जी ने इसको मारा। पृथ्वीराज चौहान जी ने, जो साथी आपका क्या बोलोगे, जो थे हमारे कौन बोलेंगे? पृथ्वीराज चौहान जी, जिनको हम बोलते हैं राय पिथौरा, पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जानते हैं। कौन सा युद्ध हुआ था? ये हुआ था भैया तराइन का प्रथम युद्ध। क्या? तराइन का प्रथम युद्ध इसको हम कहते हैं, तराइन फर्स्ट वॉर। कब हुआ था? 1191। 1192 में क्या हुआ आपका? मोहम्मद गोरी की जीत हो गई। इस बार किसकी जीत हो गई? मोहम्मद गोरी की जीत हो गई। वर्सेज कौन? पृथ्वीराज चौहान जी। क्या बोलोगे? पृथ्वीराज चौहान जी। ठीक है, फिर उनके ऊपर आपका चंद्र बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो को। सारा जिक्र कहाँ पे मिलता है? चंद्र बरदाई जी की कौन सी पुस्तक है? चंद्र बरदाई जी की, जिसको बहुत सारे लोग प्रमाणिक नहीं मानते हैं। क्या बोलोगे? पृथ्वीराज रासो में ये जिक्र मिलता है, पृथ्वीराज रासो में।
1194 मोहम्मद गोरी को कौन अक्सा रहा था? जयपाल, क्योंकि जयपाल मौसी का लड़का था, किनकी का? पृथ्वीराज चौहान जी का। बड़ा चिढ़ता था। फिर इसने सोचा मोहम्मद गोरी आएगा, इनको हराएगा, मैं शक्ति में आ जाऊंगा। जयपाल कहाँ का था? कन्नौज का। कन्नौज में एक वंश था, इनकी मौसी का लड़का था, गहडवाल वंश था। कन्नौज किस वंश का राजा था? गहडवाल वंश का। तो ये जयपाल वर्सेस गोरी हुआ। इसको किसने जीता? गोरी ने जीता। इसको गोरी जीता, इसमें पृथ्वीराज चौहान जी जीते। पहले में ये सफल हो गया था मोहम्मद गोरी। इसमें मोहम्मद गोरी की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। हार हो गई थी गोरी की, ठीक है। और मोहम्मद गोरी का सेनापति ही कौन आया फिर भारत में, बताना। मोहम्मद गोरी का सेनापति ही कौन आया भारत में? भैया ऐबक आया। ऐबक किसका सेनापति है? ऐबक के ऊपर दिखाएं क्या लिखा बच्चे ने, एक ने बोलेंगे, नीचे नीचे करो, बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष में ममलूक वंश की स्थापना की थी? 1206, 1201, 1306, 1306 या फिर आपका 1254 में? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किसका था? गोरी का गुलाम था। क्या बोलोगे? गोरी का गुलाम था, गोरी का गुलाम। अच्छा, जो ये साथी ममलूक वंश है, ये किसका था? आपका दास वंश का। यानी कि ममलूक वंश जो है साथी, इसको दास वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी के तो सरल है, जी के तो सरल है। क्या बोलो? जी के तो सरल है। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहला क्वेश्चन, कितने वंश हुए? दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश हुए, फटाफट से बताएंगे। तो क्या बोलेंगे? गुलाम वंश। क्या बोलोगे? गुलाम वंश के आपका खिलजी वंश। क्या होगा? खिलजी वंश होगा। T4 साथी आपका तुगलक वंश होगा, ठीक है। S4 आपका सैयद डायनेस्टी होगी और L4 लोदी होंगे। बताना इस वंश में से दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा था? अगर मैं पूछूं दिल्ली सल्तनत कुल कितने वर्षों तक रही थी, तो दिल्ली सल्तनत रही थी 1206 से शुरू करके और साथी आपका 1526 तक, 1526 तक। गुलाम वंश साथी आपका क्या बोलेंगे? 1206 से शुरू होता है भैया और 1290 तक रहा। बताना सबसे ज़्यादा दिन तक कौन है? ये 1290 से 1320 तक। तुगलक रहे थे 1320 से 1414 तक और साथ ही सैयद रहे थे 1414 से 1451 तक और लोदी रहे थे 1451 से 1526 तक, ठीक है। गुलाम वंश में साथी जो संस्थापक है वो ऐबक था। क्या बोलेंगे? ऐबक इनका संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन। बताना सबसे ज्यादा समय तक कौन रहे थे? सबसे कम समय तक कौन सा वंश था? ये भी आपको बताना है, ये भी आपको बताना है। क्या बोलेंगे? तुगलक वंश साथी आपका बोलेंगे, इसका था आपका गयासुद्दीन तुगलक, जिसको जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गयासुद्दीन तुगलक। क्या बोलेंगे? गयासुद्दीन तुगलक था आपका। सैयद वंश का था भैया खिज्र खां। क्या बोलेंगे? खिज्र खां था आपका। लोदी वंश का था साथी आपका कौन? लोदी वंश का संस्थापक कौन था आपका? बहलोल लोदी। क्या बोलेंगे? बहलोल लोदी। और अच्छा, एक तो ये तो आप जान ही गए कि भाई सबसे लंबा समय तक किसका था, बताएंगे सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किसका था शासन? तो ये कहेंगे कितने वर्षों तक हो गया? 80 और 10, 94 वर्षों तक शासन हो गया। और 94 वर्षों तक शासन किसका हो गया? ये तुगलक वंश का। तो दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक कौन थे? 94 ईयर्स तक तुगलक। और सबसे कम समय तक कौन थे? 30 ईयर्स तक खिलजी थे। तो खिलजी ने क्या किया है, पूछा था दिल्ली सल्तनत में सबसे कम, जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें सबसे कम समय तक रूल किसने किया? ठीक है, क्या बोलेंगे आपका भैया? भैया जयपाल लिख दिया आपने, गलती जयचंद को। अरे हाँ, कन्नौज वंश का भैया जयचंद को जयपाल लिख दिया मैंने। जयपाल तो किसके समय पर है? गजनवी के समय पर था, 1001 में। 200 साल बाद जयपाल थोड़ी ना आ जाएगा, मेरी गलती है। जयचंद भैया, जयचंद था, जयचंद। जयचंद जिसकी बेटी कौन थी? संयुक्ता, संयोगिता, जिससे पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या की थी? शादी की थी। ठीक है, छोटी छोटी ऐसी चीजें हो जाती है भैया। ठीक है, क्या बोलेंगे? बहलोल लोदी, लोदी वंश। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यहाँ पर तुम, जो दिल्ली सल्तनत का वंश भी जान लिया, कम भी जान लिया, सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला कौन था? सबसे लंबा शासनकाल राजा पूछे अगर, सबसे लंबे समय तक कौन था आपका? सबसे लंबे समय तक था बहलोल लोदी। ठीक है, क्योंकि ये 1451 में गद्दी पर बैठा था और 1489 तक गद्दी पर रहा था। बहलोल लोदी 38 वर्ष तक रहा था।
दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक कौन सा राजा था? वो बहलोल लोदी है। कौन है वो? भैया जी बहलोल लोदी है। ठीक है, जैसे मुगल वंश में कौन है आपका? अकबर है। अकबर के बाद में फिर औरंगजेब है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? नहीं जी, इस बात में कोई परेशानी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इसकी शुरुआत की थी, ऐबक रहा था 1206 से लेकर के 1210 तक। और 1210 में कैसे मर गया था ऐबक, जरा बताना। भैया घोड़े से गिर के, चौगान खेल रहा था, पोलो खेल रहा था। कितने खिलाड़ी होते हैं पोलो में? भैया 4 होते हैं। कैसे गिरा था? चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया। क्या बोलेंगे? घोड़े से गिरकर क्या हो गई थी? इसकी मौत हो गई थी। घोड़े से गिरकर क्या हो गई थी? इसकी मौत हो गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो कहाँ पर बनाई थी ऐबक ने? इसने राजधानी बनाई थी भैया आपका लाहौर में। लेकिन इसी राजधानी को फिर क्या बोलोगे? इसी राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लेके आया था? दिल्ली लेके आया था आपका इल्तुतमिश। कौन लेके आया था? इल्तुतमिश इसको लेके आया था। इल्तुतमिश इसको लेके आया था। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली। इसीलिए दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको कहा जाता है? वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं ऐबक की बात करूं, उसको बोलते थे हम लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। कौन? आपका ऐबक को। इसी को पील बख्श कहा जाता था, यानी कि आपका क्या बोलोगे? इसी को भैया पील बख्श अर्थात हाथियों का दान देने वाला कहा गया है। ठीक है, याद रख लेना। हातिम द्वितीय किसको कहा गया है? हातिम द्वितीय किसको कहा गया है इतिहास में? वो ऐबक को ही कहा गया है। किसको? ऐबक को ही कहा गया है। ठीक है, ऐबक जो था साथी वो बख्तियार काकी का शिष्य था। बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी की याद में ही क्या बना है भैया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। किसका? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, और ऐबक से ही हम बात करें तो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनवाया? ऐबक ने बनवाया। 2.5 दिन का कितने दिन में बनवा दिया था? 2.5 दिन में, 60 घंटे में। ठीक है, मजदूरों को बोल दिया खाना जब मिलेगा जब इसको बना दोगे। 60 घंटे में बनाया था अजमेर में। इसी की जगह पहले क्या था? इसी की जगह पहले था आपका संस्कृत का विद्यालय। संस्कृत का एक विद्यालय था, उसको तोड़वा दिया इन्होंने। संस्कृत स्कूल था एक। ठीक है, एक संस्कृत का स्कूल था आपको, जो राजा विग्रहराज फोर्थ थे उन्होंने बनवाया था। और उनके एक दरबारी थे हरिकेल, तो वो संस्कृत में नाटक लिखते थे, उनकी कविताएं इस पे लिखी हुई थी। उसने तोड़ दिया उसको। ठीक है, क्या बोलेंगे? उसने उसको तोड़ दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। ठीक है जी, आगे आएंगे। नेक्स्ट है, आगे चलेंगे। भैया बाड़ा लाचा दर्रे को एक बार देख लेना। उसमें बाड़ा लाचा दर्रा भैया आपका, इसको ब्लॉक मारो, ये जो है ये, इसको नीचे। अमन रॉय, स्पीड बढ़ाओ सर। ये गाड़ी है ये तुम यार रेल में बैठे हुए हो, ये कौन सी बात हुई? स्पीड बढ़ाओ, तुम्हें कूदना है रेल से। आगे आएंगे भैया। ठीक है ट्रेन में बैठे हुए हो तुम। दिल्ली एक कुहना के बाहर, तुम्हें ऐसे स्पीड बढ़ानी है, किसी स्कूटी वाली के साथ बैठ जाओ, तुम्हें जीवन के अंतिम दर्शन हो जाएंगे, तुम्हें कहीं भी ठोक देगी। दिल्ली एक कुहना के बाहर इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलाशय को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था बताएंगे। बाड़ा लाचा दर्रा साथी आपका हिमाचल प्रदेश में होगा, उसको देखूंगा मैं, अभी देखूंगा ना, बता देना, मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा। दिल्ली एक कुहना के बाहर इल्तुतमिश द्वारा विशाल जलाशय को क्या कहा जाता था? तो हौज ए सुल्तानी कहा जाता था। क्या बोलते थे? हौज ए सुल्तानी। इल्तुतमिश, मुझे बताओ, इल्तुतमिश ने इसको बनवाया साथी। इल्तुतमिश के कौन कौन से निर्माण कार्य आप जानते हो? याद रख लेना, जो दिल्ली का सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये भारत का पहला मकबरा है। क्या बोलोगे? सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसने अपने बेटे महमूद के लिए बनवाया, और ये भारत का पहला मकबरा है। इसीलिए पूछा जाता है मकबरा स्टाइल। मकबरा मतलब जिस व्यक्ति को जहाँ पे दफनाया गया वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, तो सबसे पहला जो मकबरा है वो इसी ने बनवाया। अतारकीन का दरवाज़ा कहाँ पर है? अतारकीन का जो दरवाज़ा है वो साथी आपका कहाँ पर है? ठीक है, किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। क्या बोलोगे? तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी में कितने सरदार होते थे बताना?
तुर्क चहलगानी में इसने 40 तुर्क सरदारों को जोड़ा, 40 तुर्क सरदारों को कि भैया हम मिलके शासन करेंगे, तुम मुझे शक्ति दो, तुम मुझे शक्ति दो। एकता का मतलब क्या होता था, इसने सैनिकों को दिया वेतन खत्म करके एकता प्रणाली यानी जमीन का टुकड़ा दिया एक, ठीक है, एक जमीन दी कि भाई तुम इस पे खेती करो, मेरे लिए सेवा करो और ये जमीन तुम्हारी है, इस पे खेती करके अपने परिवार को पालो पोसो। क्या बोलोगे, अपने परिवार को पालो पोसो, ठीक है, क्या बोलेंगे जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा हो गया। और क्या बोलेंगे जी, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश से याद रख लेना इसका शासनकाल है 1211 से 1236। इसने क्या बनवाया था आपका, इसने भैया आपका 2 मुद्राएं चलवाई थी, कौन सी, एक तो जीतल करेंसी इसने चलवाई, जीतल जो कि कॉपर की बनी हुई थी, कॉपर की बनी हुई थी, और एक इसने चलवाई थी आपका कौन सी, टंका, ठीक है, टंका जिसको तनख्वाह बोलते हैं, तनख्वाह आज तक भी चलता है। तांबा हो गया आपका, टंका यानी कि चांदी का हो गया, चांदी का। इसका बना हुआ था सिल्वर का। ये 2 करेंसी किसकी हैं, ये 2 करेंसी चलाई थी आपका भैया, ये 2 करेंसी चलाई थी आपका, याद रख लेना किसने, इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमण कब हुआ था इसके समय, मंगोल आक्रमण हुआ था इसके समय 1221 में, जिसको इसने विफल कर दिया था चालाकी से 1221 में, ठीक है। तो क्योंकि जो जलालुद्दीन मकबरनी यहाँ पे आ रहा था भाग के, उसने इसको मरवा दिया था, बोला ये हमको आफत पैदा करेगा, इसके पीछे पीछे मंगोल आएंगे, इसने उसका एक केस जो है वो गलत कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे, आवेग किसके बराबर होता है, आवेग, आवेग किसके बराबर होता है, बल में परिवर्तन होता है। आवेग किसको बोलते हैं, इम्पल्स को, इम्पल्स को बोलते हैं, इम्पल्स को, ठीक है, इम्पल्स को बोलते हैं। और इम्पल्स क्या होता है साथी, मैंने बताया किसी बड़े बल को आप किसी थोड़े समय के लिए लगाएं, बताया था ना हथौड़े वाला उदाहरण, जी भैया बताया था। तो ये क्या होता, बड़ा बल यानी कि उसके संवेग, पहले उसका एक संवेग है, उस संवेग में जो परिवर्तन हुआ, मोमेंटम में जो चेंज हुआ, वही क्या होता है, आवेग होता है, ठीक है, आवेग। मात्रक क्या बन जाएगा इसका बताना, आवेग का, आवेग का मात्रक क्या बन जाएगा बताएंगे फटाफट से। तो बल का मात्रक आपको देखना होगा एफ एम इंटू ए, और फिर उसके हिसाब से टी देखना होगा, तो निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। चुंबकत्व के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो आपका साथी मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म को देखेंगे। एक प्राकृतिक जो चुंबक होती है, एक नेचुरल मैग्नेट जो होता है, वो एक ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है, वो लोहे का एक ऑक्साइड होता है, जी भैया लोहे का एक ऑक्साइड होता है। जब एक चुंबक आपका फ्रीली सस्पेंडेड होती है तो ये ध्रुव हमेशा उत्तर की ओर होता है, जी भैया। अगर स्वतंत्र रूप से है तो किस तरफ लटकी होगी, उसका ध्रुव हमेशा उत्तर की तरफ इंगित करेगा। चुंबक के मध्य भाग में अधिकतम चुंबकीय शक्ति होती है, आप कहेंगे नहीं भैया, चुंबक के मध्य भाग में नहीं होती है, कहाँ होती है, जो उसके ध्रुव हैं, नॉर्थ और साउथ, ये 2 ध्रुव होते हैं, तो इन पर क्या होती है, सबसे ज्यादा शक्ति होती है। समान ध्रुव एक दूसरे को निष्कर्षित करते हैं और भिन्न ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल। और चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जैसे क्या बोलेंगे, ये भी स्टेटमेंट याद रखेंगे, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो साथी एक दूसरे को क्या बोलेंगे, कभी भी नहीं ब्रेक करती हैं। क्या बोलोगे, बोलो फटाफट से भैया, वो कभी भी एक दूसरे को, चुंबकीय रेखाएं कभी भी नहीं काटती हैं। क्या बोलोगे, कभी भी नहीं काटती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 ठीक है, इसमें 1 2 4 ठीक है, ये बात याद रख लेना। हेनरी मोजले ने किस वर्ष में आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। 2 व्यक्तियों की आवर्त सारणी चलती है, 2 कौन कौन व्यक्ति हैं, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे पहले जो आवर्त सारणी आई वो आई थी आपका किसका, मेंडलीफ की। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस वर्ष आई थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस वर्ष आई थी। मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी, उसने कहा था किस पर केंद्र रखा था उसने, परमाणु भार पर। परमाणु भार यानी कि उसकी जो आपका जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक वेट पर साथी निर्भर करती थी, और ये दी थी इसने 1869 में। क्या बोलोगे, 1869 में उसकी, किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक, किसी ने आंसर नहीं दिया, बोलेंगे अभी फटाफट से, फटाफट से बताएंगे, किसी का आंसर नहीं। 1869, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे, ये किस पर आधारित थी, क्योंकि इसने कहा था कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बोला था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक वेट। लेकिन एक साहब आए, कौन, हेनरी मोजले, और हेनरी मोजले ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई 1913 में। इनका क्या आधार था,
इनका आधार था आपका साथी परमाणु, परमाणु क्रमांक। क्या बोलोगे? आज भी मुझे याद है जब मैं एएलपी का पेपर देने गया था तो यही परिभाषा 2 स्टेटमेंट में पूछी गई थी, क्योंकि उसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे। कि पूछा गया था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, ऐसे लिखा हुआ था, मौजले के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। एकदम से कट कर देना था। किसके आवर्ती फलन होते हैं? किस पर डिपेंड करते हैं? एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक नंबर पर। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कितने एलिमेंट्स उसने बताए थे? तो इसने जो एलिमेंट्स बताए थे वो थे साथी आपका कितने? 63। क्या बोलोगे? 63। वर्तमान में कितने हैं? 118 तत्व हैं। वर्तमान में क्या बोलेंगे? 118 तत्व हैं। अच्छा, अब बताएंगे यहाँ पर आकर और क्या क्वेश्चन बनेगा। हाँ, एक 18वां जो ग्रुप था उसको मैंने आपको क्या बताया था? जैसे मैंने आपको बताया था वो इनर्ट गैसेज हैं, यानी कि अक्रिय गैस है। 17वें ग्रुप का नाम मैंने आपको क्या बताया था? जो 17वां ग्रुप था साथी, मैंने उसका नाम आपको क्या बताया था? बताएंगे जी भैया। आपने उनका नाम हमको बताया था हैलोजन। जो 16वां ग्रुप था उसका नाम मैंने आपको क्या बताया था? भैया आपने कैल्कोजन बताया। पिछले वर्ष सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा ऑक्सीजन के ग्रुप क्या कहलाते हैं, 16वां समूह क्या कहलाता है। 15वें वर्ग को आपको साथी क्या कहा था? 15वें वर्ग को कहा जाता है निक्टोजन। क्या कहते हैं? निक्टोजन कहते हैं। ठीक है, निक्टोजन। यानी कि ये किससे शुरू होता है? आपका हीलियम ग्रुप हो गया ये। ठीक है। इससे पहले क्या आता है आपका? हीलियम से पहले क्या आता है? हाइड्रोजन। क्या बोलोगे? हीलियम हो गया, लिथियम, फिर इधर चलते बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर क्या आता है आपका? ऑक्सीजन आता है यहाँ पर। नाइट्रोजन ग्रुप हो गया ये ऑक्सीजन हो गया। ये आपका फ्लोरीन ग्रुप हो गया। क्या हो गया? फ्लोरीन ग्रुप हो गया। तो इसको हीलियम ग्रुप भी कहते हैं, फ्लोरीन ग्रुप। कैल्कोजन को ऑक्सीजन ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन हो गया, जैसे OCCT। सेलेनियम हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया आपका, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, सिलिकॉन नहीं, सल्फर। अग्नाशय में बीटा कोशिकाएं, अग्नाशय में जो साथी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, जो आपका आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, वो इंसुलिन को पैदा करती हैं। और इंसुलिन क्या करता है बताएंगे? इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है? रक्त ग्लूकोज को। जो आपका ब्लड ग्लूकोज है, यानी कि आपका जो रक्त शर्करा है, क्या बोलेंगे? रक्त शर्करा है, जो ब्लड ग्लूकोज है, उसको कौन कंट्रोल करता है? वो इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन बनाता कौन है? पैंक्रियाज बनाता है, पैंक्रियाज बनाता है। ठीक है। तो कौन सी कोशिकाएं बनाती हैं? बीटा। लेकिन उसने पूछा अल्फा कोशिकाओं से क्या होता है? वासोप्रेसिन, ग्लूकेगोन। बिल्कुल ठीक है। क्या बोलेंगे? कौन सा आएगा उससे निकल के? आपका हार्मोन ग्लूकेगोन हार्मोन होता है। एक साथी इसकी डेल्टा कोशिकाएं होती हैं। जो डेल्टा सेल्स हैं उनसे क्या निकलता है? आपका सोमेटोस्टेनिन निकलता है। क्या बोलेंगे? सोमेटोस्टेनिन निकलता है। सोमेटोस्टेनिन किन कोशिकाओं से निकलता है? डेल्टा सेल्स से। आपसे बोले गामा सेल्स से क्या निकलता है? गामा सेल्स से क्या निकलता है? तो गामा सेल्स से आप बोलना पॉलीपेप्टाइड्स निकलते हैं। क्या? सॉरी, पॉलीपेप्टाइड्स निकलते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स गुजरते हैं आपका। और साथ ही मुझे बताना और क्या, बस 2 याद रख सकते हैं, ये काफ़ी होंगे। ठीक है, 2 याद रखेंगे। त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? जो त्वचा है हमारी, जो स्किन है, इसमें अंदर तक कट लगाएंगे ऐसे दिखेगा ना जी भैया। तो इसकी बाहरी स्किन कौन सी होती है? तो सबसे बाहरी होती है साथी एपिडर्मीज। क्या होती है? एपिडर्मीज होती है। जो साथी आपका मध्य परत होती है वो होती है डर्मीज। क्या बोलोगे? डर्मीज होती है। और अगर मैं बात करूं आपसे, ये तो डर्मीज होगी बाहरी। सबसे गहरी की बात, हाँ हाइपोडर्मीज दिया हुआ। सबसे गहरी कौन सी हो गई? वो आपका हाइपोडर्मीज होगी, सबसे आंतरिक परत। अच्छा, त्वचा का रंग जो होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? जैसे कोई गोरा, कोई काला। त्वचा का रंग किसकी वजह से होता है बताएंगे जरा? भैया मेलेनिन की वजह से होता है, मेलेनिन। अब मुझे ये बताओ, मेलेनिन कौन सी परत में पाया जाता है? एपिडर्मीज में, डर्मीज में, या हाइपोडर्मीज में? तो क्या बोलेंगे, ये किस में मिलेगा भैया? आपका एपिडर्मीज में मिलता है। किस में? एपिडर्मीज में मिलता है आपका मेलेनिन। मेलेनिन। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, इसको बोलते फेरा। फेरा, इसका हिंदी में नाम पढ़ना बड़े ध्यान से। और फिर इसका यहाँ पर आपका क्या बोलेंगे? फेरा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये हो गया आपका फेरा। फेरा कब आया था आपका? पहली बात तो ये फेरा आया था साथी आपका, अगर बात करें 1973 में। लागू हुआ था फेरा आपका 1974 में। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? यानी कि आपका साथी जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम है, फेरा हो गया।
फेरा को जगह बदल के हम क्या लेके आए, फेमा लेके आए, वो आया 1999 में। क्या बोलोगे, 1999 में आया था। यानी कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह जो विदेशी मुद्रा एम्स, एम से क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोनों फुल फॉर्म याद रखेंगे। अरे भैया बताया तो करो मेरे लाल, थम्स अप करके, जी भैया याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आप कह रहे हो तो याद रखेंगे और पेपर में फिर कमाल करेंगे। FRBM, एक और आया तीसरा FRBM, इसको भी याद रख लेना। फिस्कल, क्या बोलेंगे, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या बोलेंगे, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बोलेंगे, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, क्या बोलेंगे, एंड बजट मैनेजमेंट्स, एंड बजट मैनेजमेंट्स। FRBM हो गया। और FRBM की अगर हम बात करें, राजकोषीय उत्तरदायित्व, क्या बोलेंगे इसको, राजकोषीय उत्तरदायित्व, राजकोषीय हिंदी में भी पता होना चाहिए, उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, हिंदी वालों क्या बोलेंगे, आपका बजट प्रबंधन, इंग्लिश वाले आसान हो जाती हैं। इकोनॉमिक जो टर्म्स होती हैं, कौन लेके आया था इसको, अटल बिहारी जी। इकोनॉमिक टर्म्स इंग्लिश में पता होनी चाहिए, अक्सर फुल फॉर्म पूछता है। और कब से प्रभावी हुआ था आपका FRBM, याद रख लेना 2004 से, ठीक है। आया 2003 में था FRBM, क्या बोलोगे, बिल जो आया था इसका, आया था बिल कब, 2003 में, ठीक है, 2003 में। ये 3 एक्ट आपको पता होना चाहिए। फेरा 1 जनवरी 1973 का है, लागू हुआ था आपका कब, 1 जनवरी, लिखा मैंने नहीं, हाँ, लागू हुआ था ये साथी आपका, लागू लिख लेना 1 जनवरी 1974 में। और आपसे पूछे फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो आपका 1999 का है। और FRBM पूछे साठी, क्या बोलेंगे, आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बोलेंगे, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM, वो 2004 से लागू हुआ है ना, 2004 से लागू हुआ। बैंकिंग में RTGS का पूरा नाम क्या होता है, क्या बोलेंगे, पूरा नाम, रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस स्कीम होता है, रैपिड ट्रांसफर ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, जी भैया RTGS। मिनिमम कितने रुपए भेज सकते हैं इससे, मिनिमम रुपीज बताना, मिनिमम रुपीज भैया 2 लाख रुपए भेज सकते हैं, कितने रुपए, 2 लाख रुपए भेज सकते हैं। NEFT में मिनिमम कितने रुपए भेज सकते हैं, ये होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, फंड ट्रांसफर होता है साथी आपका, क्या बोलेंगे, ये NEFT में मिनिमम लिमिट कितनी होती है, मिनिमम भैया 1 रुपया भेजना पड़ेगा। मैक्सिमम की क्या बोलेंगे, नो लिमिट, क्या बोलेंगे, यहाँ पर RTGS में मैक्सिमम की लिमिट क्या होती है, नो लिमिट होती है, नो लिमिट। ऐसे ही होता है ना आपका। और क्या बोलते हैं, जो मोबाइल से पैसे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोबाइल से जो हम पैसे भेजते हैं उसको बोलते हैं हम UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आपको पता होनी चाहिए फुल फॉर्म, लिखो अपनी कॉपी में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे एक होता भीम का पूरा नाम क्या, भारत इंटरफेस फॉर मनी, BH फॉर भारत, I फॉर इंटरफेस और M फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, RTGS, पैसे को भेजने के लिए। भैया हमारे में एक बार RTGS भेज के देखो ना, काम कर रहा अकाउंट नहीं। PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग, अब देखो एक चौथा नाम मिल गया आपको आज, शहरी सुरंग। शहरी सुरंग मतलब अर्बन टनल हो गई, तो ये ध्यान से देखा करो। अर्बन टनल कहाँ पर बन गई है भैया, ये महाराष्ट्र में बन गई है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और कहाँ पर बनी है साथी आपका, ठाणे बोरीवली, अंदर से जोड़ेगी इसको, बोलेगे ठाणे और बोरीवली, ठाणे बोरीवली को आपस में जोड़ने वाली टनल बन गई है, जिसकी 11.8 किलोमीटर शहर में अंदर। 2028 तक पूर्ण कर दिया जाएगा इसको, 2028 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि पूर्ण हो जाएगा, है ना, पूर्ण। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO द्वारा, DRDO का फुल फॉर्म लिखें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। क्या बोलेंगे, DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर, तो इसको निर्माण किया L&T के साथ मिलकर के, लार्सन एंड टुब्रो, क्या बोलेंगे, लार्सन एंड टुब्रो। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1938 में, क्या बोलोगे, 1938 में। DRDO की 1958 बताइए मैंने आपको, ठीक है, कभी इसको समझ लो। 1938 कहाँ पर, मुंबई में, क्या बोलेंगे, मुंबई में इसका साथी हेडक्वार्टर है।
जब ये कब चर्चाओं में आई, चर्चा क्या, पुरानी कंपनी है बहुत, लेकिन राम मंदिर का इसने जो डिजाइन था उसकी निःशुल्क देख रेख किसने की थी? राम मंदिर से संबंधित है ये, क्या बोलोगे? राम मंदिर का जो डिजाइन था और निर्माण जो उसका हुआ राम मंदिर का, उसकी निःशुल्क देख रेख किसने की थी? वो कौन सी कंपनी थी? निःशुल्क देख रेख, क्या बोलेंगे? निःशुल्क देख रेख भैया आपका की थी किसने? आपका L&T ने की थी, L&T ने, ठीक है। क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया आपका जोरावर, ये तो लिखा ही हुआ है, स्वदेशी लाइट टैंक हो गया। क्या हो गया? स्वदेशी लाइट टैंक हो गया। अच्छा, अभी भारत में साथ ही DRDO ने, यहाँ नहीं लिखते नहीं तो L&T का नाम आएगा, क्या बोलेंगे? DRDO ने साथ ही आपका जो दोबारा यूज हो सके, क्या बोलेंगे? दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट अभी भारत ने बनाया, दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट बनाया है, यानी जाएगा अपने लक्ष्य पे, फिर वापस आएगा, हम फिर प्रयोग करेंगे। हाइब्रिड रॉकेट, उसका क्या नाम रखा गया है? दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट, क्या बोलेंगे? RHUMI-1 नाम उसको दिया गया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, दोबारा इस्तेमाल होने वाला। PM नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? कहाँ पर भाग लिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 में? पहले तो मुझे बताओ, जो इंटरनेशनल योगा डे इस बार रहा 2024 में, उसकी थीम पूछी जाएगी तो क्या आप बताएंगे? थीम रहेगी भैया योगा फॉर सेल्फ एंड, क्या बोलेंगे? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ यानी खुद के लिए योग और समाज के लिए योग। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी तुम करते हो या नहीं करते हो? ध्यान व्यान लगाते हो, नहीं लगाते हो? इसीलिए तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है कि ध्यान नहीं लगाते हो। जो इसका प्रयोग नहीं करते हैं, जिन लोगों ने ध्यान नहीं लगाया है, योग नहीं लगाया है, वो इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जिन्होंने साथी ध्यान को किया है, जैसे आप 5 मिनट शांत बैठना शुरू करेंगे, जब आप साथी 5-5 मिनट 10-10 मिनट योग को करना शुरू करेंगे, तो इसकी ताकत को सिर्फ वही पहचान सकता है जो इसको करता है। तो मैं ये चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर किया करो। पूरी दुनिया अपना रही है आज भारत की चीज़ों को। तो 2024 के कार्यक्रम में भाग लिया, कहाँ पर? श्रीनगर में भाग लिया था। कहाँ पर? श्रीनगर में भाग लिया था। मुझे बताओ, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? पहली बार 2015 में बना। तो अब की बार कब बना था साथी, बताएंगे? कौन सा बना था ये बताओ। हर बार कब मनेगा ये साथी? आपका 21 जून को मनता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनता है भैया जी? 21 जून को मनता है। तो अब की बार कौन सा मनाया गया था? तो 2015 से काउंट कर सकते हैं, इसमें तो कोई इतने साल नहीं हुए जी भी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि UN में सबसे कम दिनों में पारित होने वाला प्रस्ताव वो योगा डे का ही है। सबसे कम दिनों में इसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो गया था। UN में सबसे कम दिनों में पारित होने वाला बिल कौन सा है? वो योगा डे का है। ये बात याद रख लेना, ये भी एक इतिहास है। ये भी क्या है? एक इतिहास है। नेक्स्ट, लेकिन 2015 में एक क्वेश्चन पर बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। मैंने आपको बताया पहली बार कब मनाया गया, 2015, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं योगा दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तब 2015 मत लिख देना, तब क्या लिखोगे? घोषणा की गई थी कि योगा डे मनाया जाएगा 2014 में। अनाउंसमेंट 2014 में, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट इन 2015, ठीक है। 2015 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। देखो, कुछ ने तो 2015 से 2024 को 9 जोड़ दिया। अब भैया 2015 में जब पहली बार मनाया गया तो 6 साल तो वो हो गए, और इस बार चौथा 10वीं बार नहीं मनाया गया। अब बुद्धू है। बहुत बढ़िया, 2014 होगा, ठीक है। भारत और कौन सा देश है जो मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है साथ ही आपका फ्रांस। क्या बोलोगे? तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है फ्रांस आपका। क्या बोलेंगे? फ्रांस काम कर रहा है, ठीक है। जापान के बारे में, चांद की सतह पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना? चांद पर 5वां देश कौन बन गया है आपका साथी? 5वां देश बन गया है जापान। हाल ही में 6G, एक जी आगे चलते हैं। 6G किसने लॉन्च किया? जी का मतलब क्या होता है बताना जरा। जैसे 2G, 3G, 5G, जैसे 2G बोले तो इस 2G का क्या मतलब होता है? सेकंड जनरेशन होता है, सेकंड जनरेशन। तो ये जी पूछ लेता है, जी का क्या मतलब है। जैसे साथी आपका ग्रुप 20 इनमें पूछ लेता है G7 में जी का क्या मतलब है, तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज होता है, वहाँ पे ग्रुप होता है। यहाँ पर क्या होता है जी का मतलब? जैसे मैं बोल दूँ G77, G20 में जी क्या है? वो ग्रुप होता है, वो ग्रुप होता है। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है ना। जापान, जर्मनी हो गया। मुझे बताओ, अभी साथी अपना जो अंतरिक्ष एजेंसी बनाई है, स्पेस एजेंसी बनाई है, किस देश ने बनाई है? नहीं,
मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किस देश ने नई अंतरिक्ष एजेंसी बनाई है? तो नई अंतरिक्ष एजेंसी बनी है आपका दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया की। क्या बोलोगे? साउथ कोरिया ने नई बनाई है। क्या बोलेंगे? नई आपका साथी, नई आपका क्या बना दी है? अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेस एजेंसी बना दी है। मैं बोल दूं आपसे, पानी के अंदर एटॉमिक टेस्ट किसने किया है अभी? जल के अंदर, पानी के अंदर परमाणु परीक्षण, पानी के अंदर एटॉमिक टेस्ट किस देश ने किया है? तो क्या बोलेंगे? वो उत्तर कोरिया है, वो नॉर्थ कोरिया है। क्या बोलोगे? वो नॉर्थ कोरिया है। ठीक है। अभी साथी आपका मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा अभी रिपोर्ट आई, सबसे ज़्यादा सैनिक खर्च कौन सा देश कर रहा है? सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च कौन कर रहा है? अपनी सेना पर, और यानी अपने डिफेंस पर जो खर्च कर रहा है, इसके लिए जो रिपोर्ट देता है वो देता है सिपरी। क्या बोलता है? सिपरी रिपोर्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सिपरी रिपोर्ट के अनुसार। तो जो सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च कर रहा है वो यूएसए है। भारत इसमें साथी कौन सा देश बताया गया है? भारत इसमें चौथा देश है। क्या बोलोगे? भारत इसमें चौथा देश है। मुझे बताओ, विश्व का सबसे ऊंचा, हाल ही में विश्व का, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड कहाँ पर बन रहा है? सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड कहाँ पर बन रहा है? तो सबसे ऊंचा जो फाइटर एयरफील्ड है वो भारत के लद्दाख में बन रहा है, लद्दाख में बन रहा है। और एयरफील्ड से याद रख लेना, भारत की पहली एयरबस कौन सी बनी है? भारत की पहली जो साथी एयरबस बनी है वो कौन सी बनी है? तो भारत की पहली एयरबस बनी है C295। क्या बोलोगे? C295 जो बनी है वो भारत की पहली एयर बस बन गई है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे घोषित किया है? 1 जून, 9 जून, 10 जून या फिर 11 जून को? मैंने साथी आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस, ये किसको घोषित किया था? बताइए जरा फटाफट से। इंटरनेशनल फुटबॉल दिवस ये किसको घोषित किया था? तो आप कहेंगे भैया 25 मई को यूएन द्वारा घोषित किया गया था ये भी। ठीक है। और अभी यूएन ने क्या घोषित कर दिया है? तो अब नया अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस क्या होगा? वो 11 जून होगा। क्या होगा? 11 जून होगा। मुझे बताओ, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अब बताएंगे दोस्त। किसको बारे में आप बात कर रहे थे? भैया बाड़ा लाचा को एक बार देखिए, मैं देख लेता हूँ कितने नंबर क्वेश्चन था, बताएंगे। किसी और साथी को कोई डाउट? 2 डाउट मैंने यहाँ पर देखे अभी बच्चों के कमेंट में, एक तो बाड़ा लाचा और एक सूर्य से दूरी। हम देख लेते हैं क्या हमने लिख दिया उसको गलती पूर्वक। सॉरी, बाड़ा लाचा कहाँ पर होगा? ज्योग्राफी क्वेश्चंस में। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भैया, क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्त, बताना एक बार। सॉरी, 1 मिनट देंगे बस। बाड़ा लाचा है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ना। बाड़ा लाचा, मनाली, और सॉरी मनाली साथी हम सब जानते हैं। देखो यहाँ गलती से लिखा है मनाली, लेह, कुल्लू, ये सब कहाँ पर हैं? ये भैया हिमाचल में है। मनाली तो दुनिया घूमने जाती है, वहाँ पर सोलंग वैली है, मैं खुद भी गया हूँ। हिमाचल, मनाली, क्या बोलोगे? वो आपका साथी कहाँ पर? हिमाचल से लेह को जोड़ता है। तो वो पुराना आपका लेह इस वजह से आ जाता है, कश्मीर की वजह से, बाड़ा लाचा के साथ में। ठीक है। और कौन सा था? एक बच्चा कह रहा भैया सूर्य के दूरी में उसमें दशमलव नहीं लगा है। कहाँ पर? हाँ, 152 करोड़ नहीं, 15.2 करोड़ किलोमीटर, ये 14.7 करोड़ किलोमीटर। देखो, अगर इसको हम बोलेंगे आपका, अगर हमको बिना दशमलव के बोलना है तो इसको बोलेंगे 147 मिलियन। क्या बोलेंगे? 147 मिलियन किलोमीटर बोलेंगे। और 152 बोलना है तो 152 मिलियन किलोमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिलियन किलोमीटर बोलेंगे, मिलियन किलोमीटर बोलेंगे। और बताइए, और कोई डाउट क्लास का किसी भी साथी को? और भैया पॉइंट रह गया था। हाँ भैया बिल्कुल पॉइंट रह गया था। कोई और दिक्कत तो नहीं? किसी और को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं अभी भी। ये भी अपनी क्लास है जिसमें कमेंट पढ़ के मैं तुम्हारा सुधार करता रहता हूँ। और नहीं तो ऐसी तो मैं तुमसे कह रहा था, तो दंड बैठक लगानी है तुमको, तो ऑनलाइन को ऑफलाइन बनाएंगे, उसमें फील आना चाहिए ऑफलाइन वाला। नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 9 में एक नाम नहीं लेखा, क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं, कुछ पूरी बात बताओ, फिर वाह करो, नहीं तो पूरी बात नहीं बतानी तो। सर आईसीसी के पहले अध्यक्ष, बच्चा मैंने क्लास में बताया, देखो नोट्स में क्या लिखा है, किसी बच्चे ने, वो एक गुड़िया लिखती है, उसने आईसीसी 1909 पे ऐसे तीर लगा के जगमोहन डालमिया, वो मैंने भी देखा, लेकिन क्लास देखो।
नोट्स, सिर्फ नोट्स पढ़ोगे, उसमें किसी ने क्या लैंग्वेज में क्या लिख दिया है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ लोगे इसके बोर्ड पीडीएफ, तो यहाँ क्लास में समझो ना उसको मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला जगमोहन डालमिया आईसीसी के पहले अध्यक्ष थे, आईसीसी के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। आईसीसी के पहले नहीं है वो, पहले भारतीय अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन थे? पहले भारतीय अध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे आएंगे। नहीं ठीक है, एकदम से ठीक है भैया, एकदम से ठीक है। अरे धीरे से दिखाओ ना भाई, दिख नहीं रहे हैं। RWA के भैया फाउंडर कौन है? तुम्हें यही बात नहीं पता? बुद्धू फिर करने क्या आए हो? फुंगसुंग वांगडू, देखो हमारी क्लास में 3 इडियट से फुंगसुंग वांगडू जुड़ चुके हैं। तो सुनो, एक तुम जो, अभी रुको, एक बच्चे का और क्वेश्चन है। भैया फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह केवल F होता है ना? जी भैया, फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह केवल F होता है। अपने गलती पूर्वक FL लिख दिया। FL नहीं, वो फ्लोरीन मैं बोल रहा हूँ, FL फ्लोरीन होता है, कैपिटल F फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह होता है। बहुत शानदार, गजब, इस तरह के स्टूडेंट्स की मुझे ज़रूरत है। भैया महाराणा प्रताप जी जो हैं वो कुंभलगढ़ में पैदा हुए। ओहो, मैंने लिखा ना वहाँ पे चित्तौड़गढ़ में जन्मस्थली, तो उसको भी बच्चे एक बार अपनी कॉपी में देखो। महाराणा प्रताप जी का जो जीवन बीता वो चित्तौड़गढ़ में बीता, उनके जन्म से संबंध रहा। मैं जन्म संबंध बताना चाह रहा था, जन्मस्थली। जन्म तो क्योंकि उनका 1540 में कुंभलगढ़ के किले में हुआ था, कुंभलगढ़ फोर्ट में 1540 में जन्म हुआ था। बहुत शानदार, बहुत गजब। और कोई क्वेश्चन बताएं भी फटाफट से। हाँ, एक मैं वो बताने वाला था, आप लोगों को पता है ना, ये 15 सेट होते ही मैं क्या कराने वाला हूँ आपको। बहुत मेहनत लगेगी भैया, हर रोज खड़ा हूँगा आप लोगों के लिए, 6-7 घंटे हर रोज, हर रोज 15 सेट जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद में जो मंडे आएगा वो मैं बता दूंगा आपको, जिस दिन 15वां सेट होगा। तो हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपका 200 स्पेशल लेके आऊँगा। 200 मतलब 180 बनेंगे, किसी में कुछ बनेंगे। 204 ऑप्शन होते हैं, 800 क्वेश्चन तो ये हो गए। और भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपका लगभग 1000 के करीब क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर कर दूंगा हर सब्जेक्ट के। और MTS के लिए काफ़ी होंगे, इससे ज़्यादा एफर्ट्स ना तुम लगा पाओगे ना मैं, है ना। तो उतने भर एफर्ट काफ़ी होंगे। बात समझ में आई? तो सुनो, तुम्हारे और मेरे बीच के जो इंटरेक्शन है उसको महसूस करना कि एक तुम जो पूछ लो हाल मेरा, अब तुम किसी से पूछना, कोई तुम्हारे हाल ना पूछता हो तो उनसे पूछना कि एक तुम जो पूछ लो हाल मेरा, तो घर में रखी सारी दवाइयाँ फेंक दूं मैं। ख्याल रखेंगे, मिलते हैं साथी आपका मंडे। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम, टेक केयर। आपके जितने भी लोग हैं घर में, फैमिली में, सबको नमस्ते।